हेलो दोस्तों, क्या हालचाल? मस्त मौज बहार हमेशा ही होनी चाहिए। तो दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कैपिटल बजटिंग के एमसीक्यूज आपके केस सिनेरियो बुकलेट से। लेट अस स्टार्ट, हियर वी गो। लाना यार गाइस, सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं केस सिनेरियो 4। नाउ गाइस, केस सिनेरियो 4 में देखो वो क्या कह रहा है। मथांगी लिमिटेड, पहले एक काम करते हैं, क्वेश्चन का साइज देखते हैं यार, बड़ा है, ठीक है, एक पेज के आसपास का है। रिक्वायरमेंट्स पहले पढ़ लेते हैं। बढ़िया, बताओ भाई क्या कह रहा है। कहता है सेल्स ऑफ निर्मल लिमिटेड आर अप टू 10%। ठीक है जी, अगर ये अप टू 10% है तो इंपैक्ट ऑन इट्स ईबीआईटीज। नाउ पहली चीज ये बता दूं कि ये क्वेश्चन कैपिटल बजटिंग भी है इसमें, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी है इसमें, एज वेल एज लीवरेजेस भी है इसमें। तीन तीन चैप्टर्स की कवरेज है, बहुत अच्छी बात है। नाउ सबसे पहली चीज क्या कह रहा है कि भाई हमारी सेल्स, अगर हमारी निर्मल की सेल्स अगर अप जाएगी तो 10%, अगर सेल अप जाने से ईबीआईटी पे क्या इंपैक्ट होगा, तो आपको होपफुली याद होगा कि परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डीओएल से इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय डीओएल होता है। बढ़िया। फिर डीसीएल निकालने को बोल रहा है, देख लेंगे, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज निकालनी है, निकाल देंगे, कोई बात नहीं। कहता है डिस्काउंट रेट दैट इज टू बी अप्लाइड फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, तो जो भी इनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो निकाल देंगे। और बताओ, कहता है इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स पर एनम मिथांगी लिमिटेड का ड्यू टू इन्वेस्टमेंट ऑफ मशीनर्स, ये देख लेंगे। इंक्रीमेंटल सीएफईटी कितना आता है, निकाल देंगे। और नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ मशीन बाय मिथांगी लिमिटेड इज एज फॉलोज। अब देखो, अगर आप नोटिस करोगे तो एक यहां निर्मल लिमिटेड है, निर्मल लिमिटेड है, और फिर ये मथांगी लिमिटेड है, मथांगी लिमिटेड है, और ये मथांगी लिमिटेड है। दो कंपनीज की बात कर रहे हैं। एनी हाउ देख लेंगे। चलो आओ शुरुआत से पढ़ना शुरू करें। केस सिनेरियो 4, सबसे पहले कहता है मथांगी लिमिटेड, ओके, इज अ न्यूज ब्रॉडकास्टिंग चैनल, ओके, एंड इनके चैनल में इट इज हैविंग ब्रॉडकास्टिंग में, इनको जो है भाई न्यूज ब्रॉडकास्ट करते हैं, और ब्रॉडकास्टिंग सेंटर है इन चेन्नई, और इनके पास टोटल 200 एम्प्लॉइज हैं। ओके, 200 एम्प्लॉइज हैं। आगे बताओ, कहता है इन द ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग टॉप मैनेजमेंट मिला के टोटल 200 एम्प्लॉइज हैं। आगे बढ़े, एज अ पार्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, इनके एम्प्लॉइज बेनिफिट जो है लेंगे, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के पार्ट में कहते हैं कंपनी सर्व्स टी टू इट्स एम्प्लॉय, तो चाय पिलाते हैं, चाय 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 गरम, और इस वजह से विच इज आउटसोर्स टू थर्ड पार्टी को आउटसोर्स कर रखा है, उसकी वजह से इनकी 3 बार चाय जो ये लोग पिलाते हैं अपने एम्प्लॉइज को, थर्ड पार्टी 10 रुपए पर ईच कप ऑफ चाय इन्हें चार्ज करता है। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इनकी 200 दिन इनकी जो है कंपनी वर्क करती है, तो उस हिसाब से अगर हम लोग कहें कि इनको टोटल चाय का कितना खर्चा करना पड़ रहा है, तो जस्ट लाइक दैट अगर हम लोग देखें इनके एम्प्लॉइज कितने हैं, 200 एम्प्लॉइज, ये 200 एम्प्लॉइज, ओके ग्रेट। एक दिन में 3 बार चाय पीते हैं, ओए होए कितनी चाय पी रहे हैं ये लोग। अच्छा, फिर उसके बाद साल में 200 दिन, ओके, और इनका जो आउटसोर्स कर रखा है वो कितना चार्ज करता है, ये चार्ज करता है इतना। तो अगर हम लोग कैलकुलेट करें 200 इंटू 240,000, 4 लाख, 12 लाख, तो 12 लाख रुपए की इनकी कॉस्ट अभी चाय पिलाने की हो रही है। क्या बात है यार, चाय पिला रहे हैं 12 लाख रुपए की न्यूज चैनल वाले अपने एम्प्लॉइज को, इंक्लूडिंग टॉप मैनेजमेंट। बढ़िया। कहता है लुकिंग एट द सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, दिख ही रहा है ऑन टी, भाई कितनी पीते हो चाय। द फाइनेंस डिपार्टमेंट कह रहा है यार मैं प्रपोज करता हूं कि इंस्टॉल कर लो मास्टर टी वेंडिंग मशीन। निर्मल लिमिटेड एक और दूसरी कंपनी है, उससे ये मथांगी लिमिटेड जो है ये एक टी वेंडिंग मशीन ले ले, जिसकी की कॉस्ट 5 लाख रुपीज होगी एक मशीन, तो ये इनका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज में जाएगा, नो प्रॉब्लम्स। चलो, यूजफुल लाइफ जो है 5 इयर्स है, तो ये नंबर ऑफ इयर्स जो है इसकी 5 साल है, जैसे आप बोलो। कहता है अपॉन परचेजिंग द मशीन द कंपनी विल हैव टू इनकर एनुअल मेंटेनेंस जिसकी की पेमेंट रहेगी 25,000 पर ईयर। तो यार देखो, मेरी बात सुनो, सिंपल सी बात है, आपको माना ये अगर इन्होंने ये मशीन ले ली जिससे कि चाय बनेगी, तो इससे मैं ये कह सकता हूं ये इनकी सेविंग्स पर एनम होगी।
सेविंग्स इन कॉस्ट पर एनम ये होगी, लेकिन जो खर्चा पहले नहीं होता था 25,000 रुपीज पर एनम का, ये पर एनम मेंटेनेंस कॉस्ट खर्च होनी शुरू हो जाएगी। ओके, जैसे अब बोलो 25,000 पर एनम खर्च होना शुरू हो जाएगा। और बताओ, कहता है ये जो मशीन है इसको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी। ओके, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होगी कितनी, 500 यूनिट्स पर मंथ। तो 1 किलोवाट का क्या रेट दिया हुआ है, 1 यूनिट का क्या रेट दिया हुआ है, कहता है करंट इंक्रीमेंटल इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट ऑफ द कंपनी 24 रुपए है। तो 24 रुपीज अगर 1 किलोवाट या 1 यूनिट का है तो 500 यूनिट्स का कितना हुआ, ₹24। मैं यहां लिख देता हूं ₹24 मल्टीप्लाइड बाय 500 यूनिट्स। ये तो गाइस एक महीने का हुआ, क्योंकि उसने ये पर मंथ बोला है। तो पूरे साल का कितना हुआ, इंटू 12 मंथ्स कर दो, बताओ ये कितना हो गया, ₹1,44,000। तो ये में इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी एक्स्ट्रा होगी, इनकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी ये एक्स्ट्रा होगी 1,44,000। चलो ये भी हो गया। और बताओ और क्या कह रहा है, कहता है अपार्ट फ्रॉम दैट इज, इसके अलावा यार सिंपल सी बात है, चाय अपने आप थोड़ा ना बन जाएगी, कंज्यूमेबल्स लगेंगे 8 लाख रुपए के। कितने, मिल्क, टी पाउडर, पेपर कप, शुगर एटसेट्रा। तो 8 लाख रुपए के कंज्यूमेबल्स लगेंगे, 8 लाख रुपए के। ओके, जैसे आप बोलो ये भी काट देते हैं। और बताओ, कहता है कंपनी 25% टैक्स ब्रैकेट में है, अच्छी बात है। स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन है, अलाउड फॉर टैक्स पर्पसेस। तो गाइस डेप्रिसिएशन पर एनम इज गोइंग टू बी 5 लाख डिवाइड बाय 5 साल। स्क्रैप वैल्यू तो उसने कुछ दी नहीं हुई, क्या होगी 1 लाख। तो एक काम करो, पहले तो ये सेविंग्स में से ये माइनस करो 25,000, 144,000 और 8 लाख। तो ये आपका इंक्रीमेंटल सीएफबीटी आ गया, कैश फ्लोज बिफोर टैक्स। बताओ 12 लाख माइनस 25,000 माइनस 144,000 माइनस 8 लाख, सीएफबीटी 2,31,000। इस सीएफबीटी में से डेप्रिसिएशन 1 लाख काट दो, 1,31,000 वही नहीं होता, 1 लाख खा गया लड़का। 1,31,000 प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया और टैक्स रेट उसने 25% दिया हुआ था। टैक्स रेट इज 25%। बताओ जरा पीबीटी पे टैक्स P2750। अब आप चाहो तो या तो पीएटी प्लस डिप्रेशन कर देना या सीएफबीटी माइनस टैक्स कर देना। हम सीएफटी को कह दें 1, टैक्स को कह दें 2। तो सीएफएटी इज इक्वल टू 1 माइनस 2। बताओ 198,250। ये हम लोगों को उसने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में बोल रखा था कि हमें कितना इंक्रीमेंटल सीएफएटी होगा मथांगी लिमिटेड का। तो ये 198,250 बधाई हो, बी पार्ट ये हो गया हमारा। चलो बहुत बढ़िया, वापस आते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ते रहते हैं। नेक्स्ट आ जा भाई। कहता है निर्मल लिमिटेड, अच्छा दूसरी कंपनी है जो बेच रही थी, निर्मल लिमिटेड से खरीद रहे थे। निर्मल लिमिटेड इनको मशीन बेच रही थी 5 लाख की। कहते हैं 100 मास्टर टी वेंडिंग मशीन बेचते हैं, ये इनकी सेल्स है। जैसे आप बोलो वेरिएबल कॉस्ट 4,50,000 है, ओके, पर मशीन। फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट 25 लाख है, ओके। आपने क्वेश्चन में पढ़ा होगा, सबसे पहली चीज निर्मल लिमिटेड का इंपैक्ट बताना है। तो एक काम करते हैं, इसकी डीओएल निकालने के लिए सबसे पहले निर्मल लिमिटेड की सेल्स निकालते हैं। ये निर्मल लिमिटेड की सेल्स, ये निर्मल की है, निर्मल। गाइस ध्यान दो, निर्मल लिमिटेड की एक मशीन कितने की बिकती थी, 5 लाख रुपीस की। तो ये 5 लाख रुपए हो गया। जैसे आप बोलो 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 मशीनें बेचेंगे, कहने का मतलब इनकी कितनी सेल हो गई, 500 लाख रुपए हो गई। जैसे आप बोलो नेक्स्ट, तो 500 लाख की अगर इनकी सेल हो गई, अब इसमें से लेस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है गाइस, देखो वेरिएबल कॉस्ट इज 4.5 लाख। ये आपने नोटिस किया हो, ये 4,50,000 की एक मशीन है, 4.5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 मशीन इज इक्वल टू 450 लाख। अब ये काट देंगे तो मेरा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, कितना कंट्रीब्यूशन आया, 50 लाख। इस कंट्रीब्यूशन में से लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट। आप देखो फिक्स कॉस्ट कितनी दी हुई है, कहता है फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट इज 25 लाख, 25 लाख। ईबीआईटी आ जाएगा,
25 लाख। तो गाइस यहीं पे डोल तो यहीं से आ जाएगा निर्मल लिमिटेड का कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। कंट्रीब्यूशन इज हाउ मच 50 लाख, EBIT इज हाउ मच 25 लाख, डोल इज हाउ मच 2। तो डोल अगर आ गया आपका 2 तो परसेंटेज चेंज इन EBIT इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन सेल्स। वो कह रहा है मेरी सेल्स अप जाएगी 10%। डोल अगर मेरा 2 है तो ये कितना होना चाहिए प्लस 20%। ये अप जाना चाहिए इंपैक्ट 20%। एंड दिस इज ऑल्सो डन। अब बढ़ते हैं आगे। आगे फिर उसने नेक्स्ट पार्ट में आपसे DCL भी मांगा हुआ है निर्मल लिमिटेड का। अब निर्मल लिमिटेड की फाइनेंशियल पोजीशन देखो, ये उसका कैपिटल स्ट्रक्चर दिया हुआ है निर्मल और मथांगी दोनों का। निर्मल का देखते हैं। निर्मल का जरा देखो यहां पर, ये तो इक्विटी है, ये रिजर्व्स हैं, प्रेफरेंस कोई है नहीं, 15% डिबेंचर्स हैं 40 लाख रुपए के, तो उससे इंटरेस्ट निकल आएगा। लेस इंटरेस्ट इज इक्वल टू आपने क्या करना है 15% ऑफ 40 लाख। बताओ 6 लाख। 6 लाख काटेंगे तो ये आपका EBT आएगा। EBT कितना आया 19 लाख। और लो आ गया DCL। DCL is equal to contribution upon EBT which is equal to 50 lakh divided by 19 lakh is equal to 2.63। या तुम लोग ना कैसे से बच्चे हो। 50 डिवाइड बाय 19 632 कह देता हूं व्हाटएवर, तो 2.63। बधाई हो, ये भी हो गया। नेक्स्ट अब बारी आती है आगे। कहते हैं यार एक काम करो, तो हमारा 1 हो गया, 2 हो गया और 4 हो गया। कहते हैं मथांगी लिमिटेड, अच्छा जो चाय की मशीन खरीद रहे थे उनके लिए उनकी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए उनका कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालो, मींस केओ निकालो। अब केओ में इनके पास यहां पर क्या क्या दिया हुआ है, नंबर इक्विटी दिया हुआ है, तो केई निकालेंगे इसका, ये तो वेट ऑफ इक्विटी हो जाएगा। ये केआरई, ये वेट ऑफ रिटेन अर्निंग हो गया। ये केपी इसका निकालेंगे और इसका KD निकालेंगे। नीचे रिस्क रेट ऑफ रिटर्न 5% दिया हुआ है, 10% मार्केट रिटर्न, बीटा 1.9। जैसे आप बोलो। तो अब मैं पेन बदल रहा हूं, ये रहा लाल पेन। तो गाइस सबसे पहली चीज एक काम करते हैं, इनकी केई और केआरई कोई डिफरेंस तो लग नहीं रहा, तो केई या केआरई कैसे निकलेगी CAPM से, रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा into expected return of market minus risk-free rate. So guys, risk-free rate is how much? 5%. Beta is how much? 1.9. Market return is how much? 10%. Minus risk-free rate is how much? 5%. Is equal to KE KRE कितना आ गया? 14.5%. ये हमने KE भी निकाल दिया, KRE भी निकाल दिया। 14.5% इसका है, 14.5% इसका है। अब केपी की बात करें तो यार ये 12%, यही केपी होगा भैया, 12 ही है। कौन सा उसने कोई ये बोल रखा है कि भाई ये रिडीमेबल है प्रीमियम पे, पार पे या कुछ ऐसा, कोई रिडम्पशन की कोई बोल नहीं होगा, तो 12/100 ही होगा। अच्छा डिबेंचर्स का निकालते हैं। टैक्स रेट आपको क्वेश्चन में दिया था 25%, तो लो जी पोस्ट टैक्स केडी इज इक्वल टू 15% इंटू 1 माइनस 0.25, बताएं 11.25%। तो ये हमारा पोस्ट टैक्स केडी इसका आ गया, ये है इसका 11.25%। अब आपने क्या करना है, सिंपल सी बात, आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है मेमोरी, 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 मेमोरी रिकॉल करना है और फिर उसको डिवाइड कर देना है किससे, 60 लाख, 60, 85, 97 लाख से आपने इसको डिवाइड कर देना है। तो वंस अगेन आपने क्या करना है, 14.5% इंटू 40 लाख मेमोरी, 14.5 इंटू 25 लाख मेमोरी, 12% इंटू 12 लाख मेमोरी, 11.25% इंटू 20 लाख मेमोरी, डिवाइड मेमोरी रिकॉल करके डिवाइड बाय 97 लाख। KO आप लोगों ने मुझे बताना था, बताओ। मैं करूं इतनी देर में, तो मैं ही कर लेता यार, आप लोग कैसे, क्या बोल रहे हो? 13.52, बहुत ही बढ़िया। सो ये हमारा है KO विच इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ मथांगी लिमिटेड। आपने ये KKRE सेम है तो एक ही बार भी ले सकते थे, अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा 13.52, बधाई हो, नीचे आंसर दिया हुआ है, ग्रेट, ये भी हो गया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट उसने कहा यार एक काम कर, एनपीवी भी निकाल के बता दे। श्योर बॉस। आप देखो एनपीवी कैसे निकलता है,
एनपीवी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज में आपका एनुअल इतना आता है 1,98,250 का सेविंग सीएफएटी जो भी इंक्रीमेंटल है, और आपकी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न केओ इतना है 13.52। दिस मल्टीप्लाइड बाय, प्लीज अब आपने मेरे को एक चीज बतानी है, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर ऑफ 13.52% फॉर 5 years, टेक योर टाइम, 3.473, ये जो भी है 1 लेना तो 1 भी लेना। अच्छा, जनरली हम 3 डेसिमल तक से करते हैं, बट आपने 4 लेना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये लेने के बाद फिर इसमें से -5 लाख कर दो और मुझे एनपीवी बताओ। 188,522, क्या बात है, ये तो साथ में ही दिख रहा है। और इसी के साथ ये वाला सवाल समाप्त हुआ। नमस्कार, अब बढ़ते हैं आगे। नाउ गाइस, इस क्वेश्चन के बाद एक सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं, आसान सवाल, जो कि आप लोग देखते ही पहचानेंगे, अरे ये यहां पर फिर से आ गया, अरे वाह, ये तो मजा आ गया। तो गाइस देखो, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस which is for descriptive also favorite as well as for the MCQs also favorite। देखते हैं केस सिनेरियो 27। देखिएगा, इस केस सिनेरियो 27 में क्या कह रहा है, एनुअल कॉस्ट सेविंग, तो ये बचत है 1,80,000, यूजफुल लाइफ 5 years, IRR 10%। IRR is the rate of return at which present value of cash inflows is equal to present value of cash outflows। present value unity factor of 10% for 5 years उसने दिया हुआ 3.79। तो अगर आपने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज एट IRR निकालना है, विच इज ऑल्सो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट या PVCO, तो गाइस ये आपका कितना आएगा, आप देख सकते हैं 1,80,000 मल्टीप्लाइड बाय 3.79, बताएं। 682200। छोटा सा सवाल, इसमें हमें मांग क्या रहा है, भाई एक काम कर, पे बैक पीरियड निकाल। पे बैक पीरियड कैसे निकलता है, आपका इनिशियल कैश आउटफ्लोज या प्रोजेक्ट कॉस्ट, पे बैक पीरियड इज इक्वल टू भाई 682200 डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लोज या एनुअल कॉस्ट सेविंग 1,80,000। बताओ, बधाई हो, 3.79 years। और इसी के साथ ये वाला सवाल समाप्त हुआ। नमस्कार, 3.79 years। अब बढ़ते हैं आगे अगले केस सिनेरियो की तरफ। नाउ गाइस, द नेक्स्ट केस सिनेरियो इज अ वेरी बिग केस सिनेरियो। तो आप लोग पढ़ रहे हैं आपका केस सिनेरियो 8। Now let us discuss case scenario 8। हमने देखा केस सिनेरियो 8, ये शुरू हुआ, ये चलता गया, 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 और फिर फाइनली क्वेश्चन शुरू हुए। शुक्र है क्वेश्चंस तो आए। कहता है अमाउंट ऑफ नेट इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, तो मतलब एक तो अपने को PVCO निकाल के बताना है, ठीक है भाई, और वो भी इनिशियल वाला, इनिशियल सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज, माइंड यू, अपने को सिर्फ जीरो पीरियड वाले कैश आउटफ्लोज निकाल के बताने हैं, नेट, वो भी नेट, ठीक है भाई। दूसरा एनपीवी निकालने को बोल रहा है, एनपीवी निकाल देंगे, चलो और बता, पेबैक पीरियड निकाल, ओके, टू रिकवर द इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर लेंगे। एस्टिमेटेड रिकरिंग अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द फर्स्ट 3 years निकाल के बताओ, ओके। IRR ऑफ द प्रोजेक्ट निकाल के बताओ, ओके, बढ़िया सवाल। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा आप लोग कैलकुलेशन में कहीं स्लो हो जाओ के लिए मैं इसका आंसर बाजू में खोल लेता हूं ताकि आपको ईज रहे, अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो यहां से, इन केस यू गाइज आर स्लो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है, तो वी विल नॉट गिव टू मच टाइम टू इट, बट वी विल गिव अप्रोप्रिएट टाइम टू इट। शुरुआत करते हैं कहानी से। कहानी क्या है, कहानी है मिस्टर रौनक की। मिस्टर रौनक एक डॉक्टर हैं, ही इज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन। उनका अपना प्राइवेट हॉस्पिटल है, वो भी गोवा में। कहता है स्पेशलाइजेशन है कार्डियक ट्रीटमेंट्स। लोग वहां पर इनसे दिल का इलाज कराने इनके अस्पताल आते हैं, बढ़िया। कई लोग दिल का इलाज कराने वहां पर जो है अदरवाइज अपने
जो है पार्टनर के साथ जाते हैं, कुछ लोग इनके पास दिल का इलाज कराने आते हैं. However, nowadays Goa is not only being a place for tourists, but it is a place for business delegates, cultural people, politicians, students, other classes of people. भाई स्टूडेंट्स को भी वहां जाने में बड़ा मजा आता है, पॉलिटिशियंस को भी जाने में बड़ा मजा आता है, कल्चरल पीपल को भी मजा आता है और बिजनेस डेलीगेट्स को भी बड़ा मजा आता है. टूरिस्ट तो जा ही रहे थे. कहता है ग्रेजुअली अब गोवा जो है नए विंडोज खोल रहा है फॉर बिजनेसेस, getting recognition as an important tourist and leisure hub in the southwest India, as you say, boss. कहता है there are a number of hotels and resorts in Goa. अभी तक की कहानी क्या थी, ये डॉक्टर है और गोवा में काम करता है. अब इनके पास नंबर ऑफ होटल्स जो हैं, वैसे रिजॉर्ट्स गोवा में ऑलरेडी हैं. However, need still exists hotel services, particular excellent service के साथ, because large number of visitors जो है all over the country एंड ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ गोवा में जाते हैं अपनी रिक्रिएशन के लिए. अभी तक क्या है, गोवा का जो टूरिज्म है उसके लिए रिक्रिएशन के लिए कुछ होटल लगाने की सोच रहे हैं. तो मिस्टर रौनक, चाहे ही ऑल्दो ही इज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, ही इज कंटेम्पलेटिंग टू एस्टैब्लिश अ 5-star होटल इन गोवा. क्या बात है. तो ये 5 सितारा होटल खोलेंगे गोवा में. कहता है होटल में 5 फ्लोर होंगे, जैसे आप बोलो बॉस. होटल में 40 नॉर्मल रूम्स होंगे, 8 डीलक्स सूट्स होंगे, और फिर उसके बाद स्वीट कितने होंगे, 8 डीलक्स, 40 नॉर्मल रूम, ऑल राइट. एंड एक रेस्टोरेंट भी होगा, एंड अ कपल ऑफ कॉन्फ्रेंस रूम भी होंगे. कपल होंगे, वो भी कॉन्फ्रेंस रूम के भी कपल होंगे. कहता है विद अ स्मॉल वेडिंग हॉल भी होगा एक ग्राउंड फ्लोर पे. बढ़िया. तो 40 नॉर्मल कमरे, 8 डीलक्स स्वीट, एक रेस्टोरेंट, कपल ऑफ कॉन्फ्रेंस रूम्स, स्मॉल वेडिंग हॉल. अब ये सारे के सारे भाई आप पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे ना. कहता है द फॉलोइंग आर द एस्टिमेटेड ऑक्यूपेंसी रेट एंड फेयर कॉम्पोजिशन फॉर टेबल 1 में आपको दिया हुआ है 5-star होटल का, जैसे आप बोलो बॉस. कहता है यार 5 सितारा होटल ब्रेकफास्ट भी प्रोवाइड करेगा, पर लंच और डिनर जो है आला काटे बेसिस, पैसे दो और खाना खाओ. होटल की अकोमोडेशन, क्या एस्टिमेटेड ऑक्यूपेंसी रेट है और क्या फेयर है. देखो नॉर्मल वाले रूम जो है इनके 40 ऑक्यूपाइड होंगे. टोटल ये कह रहा है 33% फॉर 120 डेज. अगर आप क्वेश्चन में पढ़ते जाओ तो यहां पर साल के 360 डेज दिए हुए हैं. अज्यूम 360 डेज इन अ ईयर. तो अगर 1/3, ये 33 1/3 बोलना चाहिए था उसे, बट उसने 33 बोला, मैं साइलेंट हूं. 33 1/3% बोलना चाहिए था कि 120 दिन इनके नॉर्मल रूम जो है 40 ऑक्युपाइड रहेंगे, जैसे आप बोलो बॉस. नेक्स्ट और बताओ. कहता है इसके अलावा 8 ये जो इनके डीलक्स वाले स्वीट्स हैं, हाँ जी, वो कहता है इसके भी जो है ये 120 डेज या 33, ये भी 1/3% होना चाहिए था. अच्छा, कॉन्फ्रेंस विद वेडिंग हॉल जो है वो 2 है इनके पास. अच्छा जी, कॉन्फ्रेंस विद वेडिंग हॉल ये 40 दिन ऑक्युपाइड रहता है, एज यू से बॉस. कहता है रेस्टोरेंट जो है सारे दिन ऑक्युपाइड रहता है, और रोज की सेल्स पर डे आपको दी हुई है, इसकी सेल्स पर डे, और ये रूम रेंट पर डे. तो ध्यान देना. अब इस केस में अगर आप लोगों को रेवेन्यूज कैलकुलेट करने हैं तो वो रेवेन्यूज हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे कैलकुलेट करेंगे, वैसे उसने अभी ना इनिशियल में मुझसे पीवीसीओ मांगा है, तो अभी मैं इसको थोड़ा सा छोड़ देता हूं. ग्रोथ रेट इन रेंट ये बाद में हम लोग इस पे आते हैं. वी विल कम बैक टू दिस. बट उसने फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो मांगी थी ना, वो उसने मांगी थी यार मेरे को प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज में इनिशियल कैश आउटफ्लोज नेट निकाल के बता. तो ये तो मेरी कमाई है, और साथ में कह रहे ग्रोथ रेट भी होगी. 12% रेंट में ग्रोथ होगी, यहां डीलक्स स्वीट में 9% होगी, कॉन्फ्रेंस विद वेडिंग हॉल में 9% होगी, और रेस्टोरेंट में भी 8% ग्रोथ होती रहेगी, जैसे आप बोलो बॉस. और बताओ और क्या कह रहा है. और कह रहा है फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी एक काम करना, कैलकुलेशन लेना, ग्रोथ रेट को अप्लाई करना ओनली वंस. ग्रोथ को कब अप्लाई करना, ओनली वंस, 10 साल के बाद. तो 10 साल के बाद कंप्लीशन करेंगे. ठीक है भाई. कहता है एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ लैंड विल बी 250 मिलियन. ओए लो जी, इनिशियल कैश आउटफ्लोज निकालना शुरू करते हैं. लैंड 2, एक बार देखें, इसने अंडे लगा रखे हैं, लाख लिख रखा है, मिलियन लिख रखा है, करोड़ लिख रखा है. ओए करोड़ों में खेलो. चलो इसी बात पे 250 मिलियन. 1 मिलियन क्या होता है, 1 मिलियन मींस 10 लाख. तो अगर मैं इसका 10 काट दूं तो ये 25 करोड़ हो गया, है ना जी.
तो कॉस्ट ऑफ लैंड इज इक्वल टू ₹25 करोड़। चलो और बता यार, ये तो लैंड की कॉस्ट हो गई। नेक्स्ट बता। और इसके अलावा वो कह रहा है एंड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट विल बी 100 मिलियन। तो ये कंस्ट्रक्शन कह दूं या बिल्डिंग कह दूं? विल बी इक्वल टू 100 मिलियन बोले तो 10 करोड़ रुपए, एज यू से बॉस। ये 10 करोड़ रुपए ये भी हो गया है। नेक्स्ट, वेरी नाइस। और बता यार, और क्या कह रहा है? और कह रहा है द एस्टिमेटेड साल्वेज वैल्यू, हाँ जी ठीक है, कहता है साल्वेज वैल्यू एट द एंड ऑफ 15 ईयर्स विल बी कितना गाइस? 25% ऑफ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट का। तो गाइस अगर मैं इसको टर्मिनल वैल्यू 15th ईयर के एंड पे लूं, कितना है भाई? 25% ऑफ दिस 10 करोड़, 2.5 करोड़ हो गया। 2.5 करोड़ ये किसका है? बिल्डिंग का है, बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन का। चलो और बता। कहता है कॉस्ट ऑफ फर्नीचर विल बी 1.5 लाख रुपए फॉर ईच नॉर्मल रूम। यही रखते हैं फर्नीचर। अच्छा, 1.5 लाख रुपए फॉर ईच नॉर्मल रूम एंड 3,80,000 फॉर ईच डीलक्स स्वीट। जैसे आप बोलो बॉस। कहता है प्लीज लिसन केयरफुली और स्टेप बाय स्टेप इसकी कैलकुलेशन करना शुरू कर देना प्लीज। नॉर्मल रूम्स हमारे पास थे कितने? 40। तो ये मैंने लिए 40 रूम्स मल्टीप्लाइड बाय, एक रूम कितने का है? 1.5 लाख। करोड़ में बताओ? 0.015 करोड़। यही हुआ ना? 0.015 करोड़ प्लस। अच्छा, इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या थी? ये तो फर्नीचर, सॉरी, फर्नीचर कॉस्ट इसकी थी इतनी, और 3,80,000 डीलक्स की। डीलक्स कितने थे? 8 कमरे इंटू 0.038 करोड़। यही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़ते हैं। प्लस इसके अलावा कॉस्ट ऑफ फर्नीचर फॉर कॉन्फ्रेंस रूम विद वेडिंग हॉल विल बी 7 लाख ईच। हमारे पास कितने हैं भाई? ये कॉन्फ्रेंस रूम कितने थे? 2 थे। ये लो जी, इसको ले लो, प्लस ये है 7 लाख ईच। 0.02 इंटू 0.07 एज यू से करोड़ ऑब्वियसली। आगे बताओ। एंड फॉर रेस्टोरेंट इट विल बी 10 लाख रुपीज। जैसे आप बोलो, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। अब यहां 10 लाख रुपीज का रेस्टोरेंट, तो 1 इंटू 0.10 करोड़। चलो और बता। इन एडिशन, बात की बात है, पहले फर्नीचर का टोटल बता दो मेरे को। क्या बोल रहे हो? 1.144 करोड़, जैसे आप बोलो। नेक्स्ट, तो गाइज ये हमारा हो जाएगा इस केस में भी फर्नीचर। नेक्स्ट, इसके बाद फिर बारी आती है गाइज अगली चीज। वो और कह रहा है इन एडिशन होटल को 4 एलिवेटर चाहिए होंगे डिफरेंट लोकेशंस पे, और कॉस्टिंग अराउंड 35 लाख ईच। ओए, एलिवेटर लेते हैं। एलिवेटर्स कितने हैं? 4 मल्टीप्लाइड बाय 0.35 करोड़। 35 लाख मीन्स 0.35 करोड़। टेक योर टाइम। 1.40 करोड़। ओके बॉस, जैसे आप बोलो। नेक्स्ट, और बताओ और क्या कह रहा है? कहता है द कॉस्ट ऑफ बाइंग एंड इंस्टॉलिंग इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज लाइक टीवी सेट्स एटसेट्रा विल बी अराउंड 35 मिलियन। ओए, 35 मिलियन मीन्स व्हाट? ये एयर कंडीशनर, फ्रिज एटसेट्रा। करोड़ में बताओ? इसको मैं कहता हूं इलेक्ट्रॉनिक्स। 3.5 करोड़, राइट? ये भी हो गया। जैसे आप बोलो बॉस। कहता है एलिवेटर्स वुड बी डेप्रिशिएटेड एट रेट ऑफ 5%। एलिवेटर्स का डेप्रिसिएशन, यार एक काम करो जरा, 1.4 करोड़ का 5% बताओ पर एनम। 0.07 करोड़। ठीक है जी। अच्छा, फिर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस का साल्वेज वैल्यू विल बी 15% ऑफ द एक्विजिशन कॉस्ट एट द एंड ऑफ। टर्मिनल वैल्यू निकलवाओ भाई। प्लीज आंसर माय क्वेश्चन। आपके पास ये इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बने कितने के थे? देखो जरा, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स 3.5 करोड़। तो 3.5 करोड़ है ना जी, यही था। इस 3.5 करोड़ का
टर्मिनल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इज इक्वल टू 3.5 करोड़ का 15% बताओ। 0.5 to 5 करोड़, जैसे आप बोलो बस। आगे बता, फिगर्स करोड़ में है? यस, करोड़ में है। परफेक्ट है, सही है, सब सही चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। कहता है होटल विल बी बिल्ट बाय रिनोन्ड बिल्डर नेम्ड हरिहर इंफ्रास्ट्रक्चर। करो भाई, कौन मना कर रहा है? कहता है ये बिल्डर एस्टिमेट कर रहा है कि भैया मैं बिल्डिंग जो है हमारी 15 साल तो चली जाएगी, जैसे आप बोलो। और कहता है रिक्वायर्ड फर्नीचर सप्लाई करेगा एक लोकल रिप्यूटेड फर्नीचर कंपनी जो कि वीरो फर्निशिंग्स लिमिटेड है। ठीक है जी। कहता है दे एंश्योर कि फर्नीचर जो है वो 10 साल चलेंगे। ओए 15 साल नहीं चलेंगे स्मूथली। और 10 साल के बाद न्यू फर्नीचर, न्यू रूम्स फॉर नॉर्मल रूम्स एज वेल एज डीलक्स स्वीट्स विल बी बॉट। ओल्ड फर्नीचर सेम अमाउंट का जो था विल बी सोल्ड टू द होटल ओनर। और होटल ओनर जो है वो कहता है, होटल ओनर वो कहता है यार मैं अपने हॉस्पिटल ले जाऊंगा, कोई नहीं यहां से फर्नीचर। और होटल एस्टिमेट कर रहा है कि ही विल बी एबल टू परचेज रिक्वायर्ड फर्नीचर फॉर 15% हायर प्राइस देन द प्रीवियस परचेज प्राइस। तो पहली चीज एक बात बताओ, फर्नीचर पहले कितने का था? 1.144 करोड़, है ना जी। अब उसने कहा है, और ये सारे कौन कौन से थे? अच्छा, लेकिन उसने एक बार ना पूरा क्वेश्चन पढ़ लो। साल्वेज वैल्यू ऑफ फर्नीचर, यहां ना इसने अभी तक सिर्फ 2 की बात करी है। कौन कौन से की बात करी है? सुनो ये, हेलो। यहां पर इसने कहा है एक तो हम लोग लेके जाएंगे ये वाला दिस होटल ओनर जो है वो खरीद लेगा, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन कौन कौन से होटल? एक नॉर्मल रूम्स वाले और डीलक्स स्वीट्स वाले। वो बाकियों की नहीं बात कर रहा। वो इसके रेस्टोरेंट की उसने अभी तक बात नहीं करी, कॉन्फ्रेंस रूम की उसने बात नहीं करी, वेडिंग हॉल की उसने बात नहीं करी। उनके लिए क्या है वो नहीं बोला उसने। सिर्फ इन दोनों के लिए नया फर्नीचर लगेगा, इन दोनों कमरों के लिए नया फर्नीचर लगेगा। अच्छा, फिर वो क्या कह रहा है? 15% हायर प्राइस। यार एक काम करो, ये था हमारे नॉर्मल रूम, ये थे हमारे डीलक्स रूम। जरा कैलकुलेटर उठाओ। 40 इंटू 0.015 करोड़ प्लस 80 इंटू 0.038 करोड़, निकाल दिया? कितना आया? फर्नीचर फॉर रूम्स पहला वाला तो मेरे ख्याल से ये 0.6 करोड़ है। दूसरा वाला बताओ। 0.038 इंटू 8 बताओ ना। 0.304 करोड़। यार ठीक लगाओ यार। अच्छा, ओ 0.904 टोटल बता रहे हो। लेकिन हेलो, वो क्या कह रहा है? 15% हायर प्राइस पे खरीदेंगे। ये पहले खरीदा था प्रीवियस परचेज प्राइस का 15% हायर, मींस इसका 115% निकालो। ये कब खर्च होगा? फर्नीचर फॉर रूम्स खर्च होगा, पीरियड क्या होगा इसका? 10th पीरियड। 10th पीरियड में एडिशनल इन्वेस्टमेंट जाएगी। बताओ ना जरा। 0.904 करोड़, 1.0396 करोड़। चलो व्हाटएवर। और बता, साल्वेज वैल्यू ऑफ फर्नीचर एट द एंड ऑफ 10th ईयर विल बी 5% ऑफ द परचेज प्राइस। ओए 10वें साल पे पुराना फर्नीचर जो डॉक्टर खरीद के लेके जा रहा था, नो बुक वैल्यू रिमेनिंग। मतलब ओए हेलो, यहीं पे रुकते हैं। 2 चीजें आ गई यहां पर। एक तो डेप्रीसिएशन पर एनम ऑन फर्नीचर। हाँ भाई, क्या बोला उसने? उसने कहा कोई बुक वैल्यू रिमेनिंग नहीं। और नीचे एक बार मैं जरा और क्वेश्चन में पढ़ लूं। एसएलएम पे डेप्रीसिएशन चार्ज करना है, जैसे आप बोलो बॉस। गाइस, डेप्रीसिएशन एसएलएम पे चार्ज करना है, स्ट्रेट लाइन बेसिस पे चार्ज करना है। तो ये हम लोग निकालेंगे स्ट्रेट लाइन बेसिस पे डेप्रीसिएशन। प्लीज आंसर माय क्वेश्चन। आपका यहां पर फर्नीचर जो है ये डेप्रीसिएशन हर साल एसएलएम पे इसको राइट ऑफ कर देंगे, जैसे आप बोलो बॉस। और फिर उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस वॉज फर्नीचर, ये दोनों। लेकिन बाकी फर्नीचर भी देख लें। फर्नीचर ऑफ रेस्टोरेंट, कॉन्फ्रेंस, वेडिंग हॉल विल नॉट रिक्वायर एनी मेडिकल एनी मेजर चेंजेस, जैसे आप बोलो। कोई इसमें कोई मेजर चेंजेस नहीं चाहिए होंगे, एज यू से। और फिर वो कह रहे हैं कि एक्सेप्ट फॉर माइनर, ओके, माइनर रेनोवेशन कॉस्ट जो कि इतना चाहिए होगा। ये बात की बात है। पहले एक काम करें, फर्नीचर ऑन रूम्स निकालते हैं।
आपने रूम्स का फर्नीचर देखा था, कितना था? 0.904 करोड़ था ना, है ना? 0.904 करोड़, जैसे आप बोलो, ये 0.904 करोड़ था, जैसे आप बोलो। और फिर वो कह रहा है कि हम लोग इसको जो है 5%, the salvage value of furniture at the end of 10th year will be 5% of the purchase price, no book value remaining. Okay, तो ये 5%, और साथ में इसका जो है टर्मिनल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू। प्लीज आंसर माय क्वेश्चन, आपकी 10th ईयर के एंड पे ओल्ड फर्नीचर की कितनी टर्मिनल वैल्यू है? 0.904 करोड़ की 5% कितना हो गया? 0.0452 करोड़, जैसे भी हो, व्हाटएवर। ये आपने इसकी टर्मिनल वैल्यू बता दी। और इसके अलावा इसको हम लोगों ने जो है डेप्रिसिएशन, इसको हम लोगों ने एज द केस में भी 10 साल में राइट ऑफ करना है। दिस हैज टू बी रिटन ऑफ इन 10 years एज यू से बॉस, देख लेंगे। चलो, और साथ में ये जो फर्नीचर है कॉन्फ्रेंस रूम और वेडिंग हॉल का, इसमें कोई मेजर खर्चा नहीं आएगा, इसमें सिर्फ 20 लाख रुपए अपने को खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन स्क्रैप जनरेट होगा रेनोवेशन से, वो 1,75,000 का होगा। मींस अपने को 12वें साल में, 12th ईयर में ये रेनोवेशन कॉस्ट खर्च होगी। रेनोवेशन ईयर 10th में 20 लाख खर्च होगा, लेकिन 1.75 लाख पुराने कुछ भी तोड़ फोड़ बचाएंगे, उससे 1.75 लाख, यार लैक्स में क्यों कर रहा हूं मैं तो करोड़ में खेल रहा था ना। 0.2 करोड़ माइनस 0.0175 करोड़, बताओ कितना आया? कितना बोल रहे हो? 0.1825 करोड़, ये इनका रेनोवेशन का खर्चा होगा, एज यू से बॉस। कहता है इन ऑर्डर टू बूस्ट द टूरिज्म इंडस्ट्री इन गोवा, स्टेट गवर्नमेंट ग्रांट कर रही है सब्सिडी। ओए होए, गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, कितना? 15% ऑन इनिशियल कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड। यार अपना इनिशियल कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड तो यही था। एक काम करो ना, जरा इनिशियल कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड सम अप करके बताओ, इन सबको सम करो। 41.044 करोड़, ये अपना इनिशियल कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इसमें 15% सब्सिडी, एक बार मैं ना आगे भी पढ़ना चाह रहा हूं सब्सिडी के बारे में क्या कह रहा है। 15% इनिशियल विल बी पेड एट द टाइम ऑफ कॉस्ट इनकर्ड, तो पहले कॉस्ट इनकर्ड पे ये इमीडिएटली मिल जाएगी। इसका 15% अपने को जीरो पीरियड पे ही सब्सिडी रिसीव हो जाएगी। बताओ जरा इसका सब्सिडी 6.1566 करोड़, ये काटो जरा इसमें से, और मुझे बताओ नेट कॉस्ट कितनी बची इनकी? 34.8874 करोड़। बहुत ही बढ़िया, ये हमारी नेट कॉस्ट बची। और फिर वो क्या कह रहा है, और सब्सिडी और मिलेगी, एडिशनल सब्सिडी मिलेगी 10% ऑन एनुअल रेवेन्यू एक्सपेंसेस। जैसे आप बोलो फॉर द फर्स्ट 3 years ऑफ ऑपरेशन, पहले 3 साल ऑफ ऑपरेशन के लिए हमारे को जो है कितना खर्चा होगा, हमें रेवेन्यू सब्सिडी मिलेगी इतना। और कब क्रेडिट कब होगी? डायरेक्टली हमारे अकाउंट में ओनली एट द एंड ऑफ 5th ईयर। क्या बात है यार, तो पहले ना हमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर निकालने पड़ेंगे, उसका 10% निकालेंगे 3 साल तक का, उसको क्यूमुलेट करेंगे, और फिर उसको 5वें साल के एंड पे सब्सिडी, एडिशनल सब्सिडी अपने को मिलनी है, एडिशनल सब्सिडी अपने को मिलनी है। ठीक है, जो भी हमारे रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं, रेवेन्यू एक्सपेंसेस फॉर ईयर 1, 2, 3, उनका 10%। और ये मिलेगा कब? ये सारा का सारा मिलेगा एंड ऑफ ईयर 5 में। एग्जाम में दे दे, तुम कर लो इसको एग्जाम में, यही क्वेश्चन करके आओगे। अच्छा, द सेम इज नॉन टैक्सेबल, एज यू से बॉस, दिस इज नॉट टैक्सेबल। बट अभी यहीं पे मैं रोकता हूं, ये हमारी इनिशियल नेट कॉस्ट तो आ गई है यार, कम से कम 2 मार्क तो ले लो। 34.887 करोड़, बधाई हो। 34.887, हमने 4 भी लगा दिया है, निकाल दिया आगे। चलो, पहला तो हो गया। अब एनपीवी तो है सबसे लेंदी, बट ऑब्वियस सी बात है वो अभी आएगा, ठहरते हैं, आगे बढ़ लेते हैं एक बार।
तो ये अभी हमें सब्सिडी जो है निकालनी पड़ेगी। वी विल हैव टू कैलकुलेट रेवेन्यूज और फिर उसके बेसिस पे हम लोग सब्सिडी निकाल लेंगे। टोटल एनुअल रिकरिंग एक्सपेंसेस कितने हैं भाई? 1 करोड़ 80 लाख। ओए यही तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं। क्या बात है यार, यही तो है रेवेन्यू एक्सपेंसेस। कहता है इट इंक्लूड सैलरी ऑफ मैनेजर्स, स्टाफ, एम्प्लॉइज, यूटिलिटीज एक्सपेंसेस, हाउस कीपिंग का स्टाफ, सिक्योरिटी सर्विसेज, कॉन्ट्रैक्ट, एएमसी, इलेक्ट्रॉनिक एम्प्लॉइज के जो एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है, रेस्टोरेंट की सप्लाईज, मटेरियल, अदर मिसलेनियस, यही तो है रेवेन्यू एक्सपेंसेस। और कोई है रेवेन्यू एक्सपेंसेस? इसके अलावा कह रहा है आफ्टर द एंड ऑफ 10 years, 10 साल बाद, हाँ जी 10 साल बाद एनुअल रिकरिंग एक्सपेंसेस, अच्छा जी, आफ्टर द एंड ऑफ 10 years एनुअल रिकरिंग एक्सपेंसेस विल इंक्रीज एट रेट ऑफ 10%। ओके, तो ये 10 साल बाद जो हमारे एनुअल रिकरिंग एक्सपेंसेस जो है वो 10% बढ़ जाएंगे। एंड इट विल बी अप्लाइड वंस, एक ही बार अप्लाई करना है। जैसे है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग एक ही बार अप्लाई कर देंगे, इसको 10 साल के बाद इंक्रीज कर देंगे, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। और बता, कहता है फर्दर मोर द होटल अथॉरिटी ये भी कह रहे हैं कि बेस्ट प्रोफेशनल होटल सर्विसेज को क्लाइंट जो है बाय ऑफरिंग ट्रेनिंग, अच्छा ये अपने एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग भी देंगे। इट वॉज डिसाइडेड 5 लाख रुपए पर एनम इन्हें अपने एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी। तो इनके रेवेन्यू एक्सपेंसेस ये प्लस 5 लाख हो गए। अभी और देखते हैं कोई और ना होता हो, नहीं तो फिर ये रेवेन्यू एक्सपेंसेस सिर्फ ये दोनों हो जाएंगे, ट्रेनिंग प्लस दिस इज ट्रेनिंग पर एनम। चलो और बता, और बता। कहता है होटल का प्रोजेक्ट जो है एंटाइटल टू एंजॉय टैक्स हॉलिडे फॉर फर्स्ट 5 years, मींस 1 to 5 years में टैक्स विल बी 0। आफ्टर दैट कॉर्पोरेट टैक्स रेट, फिर उसके बाद 5th year से लेकर 15th year, क्योंकि 15 साल कहीं पे भी बात कर रहा था, 15 साल की बात कर रहा था, तो वहां जो है 25% टैक्स अप्लाई होगा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी केई दिया हुआ है 12%, और एस्टिमेटेड हर्डल रेट फॉर कंप्लाई फॉर कंसिडरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल प्रपोज होटल इज फिक्स्ड एट 15%। तो यार मेरा डिस्काउंट रेट जो है, मैंने जो डिस्काउंटिंग करनी है वो तो ये इससे करनी है भाई, सिंपल सी बात है, एज द केस में भी। चलो और बता चाहता क्या है। तो आगे वो मेरे को क्वेश्चन में कह रहा है कि बेस ये हो गया, इग्नोर, सुनो भाई, डेप्रिशिएशन एसएलएम बेसिस पे 360 डेज है। इग्नोर डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर फॉर रेस्टोरेंट, कॉन्फ्रेंस एंड वेडिंग हॉल, इनके डेप्रिसिएशन को आप लोगों ने इग्नोर मारना है, इग्नोर मार देंगे, कोई बात नहीं, हमें तो तुम जितनी ज्यादा चीजें इग्नोर करने को कहोगे हमारे लिए अच्छा है। खैर हमने अभी तक ये कर लिया था। एनपीवी तो भैया सबसे आखिर में निकलता है, पे बैक पीरियड भी बाद में निकलेगा, पहले कैश इनफ्लोज निकालने पड़ेंगे। और क्या है, और एनुअल रिकरिंग प्रॉफिट और लॉस फॉर फर्स्ट 3 years, ये हम लोगों को ऑब्वियसली अभी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और आईआरआर भी आप लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल दिया था, मैं इसको वेरीफाई नहीं कर रहा। दिस इज करेक्ट, जो दिया हुआ है वो सब सही है, इसमें सब कुछ सही है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नाउ सेकंड पार्ट में हम लोगों से क्या मांगा है उसने, एनपीवी निकाल। भाई एनपीवी सीधा नहीं निकलता, पे बैक पीरियड भी सीधा नहीं निकलता, पहले तो आपको रिकरिंग प्रॉफिट और लॉस वगैरह ये चीजें निकालनी पड़ेंगी। तो अपन लोग सीधा जंप मारते हैं। यहां पर देखो, हेलो, आपने नोटिस किया था, ओए ये टाइपिंग एरर हो गई इनसे, ये इसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था, यहां देखो, हमें ऊपर करोड़ में देखे, यहां पर 34 लिख दिया, यहां टाइपिंग एरर हो गया है, ओए ये 34 होना चाहिए, 34, 88, 74, यही तो है, यही वाला तो है, बट टाइपिंग एरर। दिस इनटू फर्स्ट ईयर का पी फैक्टर, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज में 0 पीरियड पे जा ही रहा है, नो प्रॉब्लम्स। अच्छा, नया फर्नीचर आपने देखा था, हमने ऊपर अभी निकाला था, आपने अगर नोटिस किया हो तो हमने नया फर्नीचर कैलकुलेट किया था कि नया फर्नीचर खरीद रहे हैं, है ना जी। ये नया फर्नीचर कितने का खरीद रहे थे, ये रहा 0.904 का 115%, ये 1.0396 करोड़ एज द केस में भी, ठीक है जी। तो इन दोनों को अगर सम करोगे तो 1.0396 करोड़ ही आएगा, इन दोनों का सम। और इनकी पीवी फैक्टर अगर आप इसको डिस्काउंट रेट 15% से डिस्काउंट करोगे और आप 10वें साल के पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो प्रेजेंट वैल्यू यही आएगी। चलो और बता, फिर हम लोगों ने और क्या देखा था, हमने देखा था रेनोवेशन का 0.1825 करोड़। यार यहां पर बताओ, अंडे लगा दिए हैं, तो अब लाखों में भी नहीं, रुपए में कर दिया, तो 18,25,000 हमने निकाला ही था, 0.1825 करोड़, ये ठीक किया हुआ है भाई इन्होंने। तो ये इस हिसाब से इनका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 12% का लेके, सॉरी 12वें साल का लेके 15% का, ये हम लोगों ने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज निकाल दिया। चेस एनपीवी निकालने के लिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज आ गया। वंस अगेन, एक तो इनिशियल नेट कैश इन्वेस्टमेंट जो हमने शुरू में निकाली थी, दूसरा 115% ऑफ नॉर्मल रूम और स्वीट रूम का हमारा जो भी था कॉस्ट, वो हम लोगों ने इकट्ठा कर दिया था, इन्होंने अलग अलग कर दिया, डजंट मैटर। 18,25,000 हमने निकाल लिया था, कहानी खत्म।
इसका आगे बढ़ते हैं। अब कमाई की बात आती है, वापस आते हैं क्वेश्चन पे। गाइस कमाई की बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप। प्लीज आंसर माय क्वेश्चन। इनके पास कितने कमरे में पेन बदल रहा हूं? ये रहा मेरा नीला पेन, अजीब सा नीला पेन। गाइस कमरे कितने हैं? 40 इंटू, प्लीज आंसर माय क्वेश्चन, कितने दिन काम करेंगे? 120 डेज। कैलकुलेटर उठाओ। 40 इंटू 120 इंटू 8000। कैलकुलेटर पे मुझे बताओ आपका रेवेन्यू पर एनम नॉर्मल रूम्स का कितना हो गया? नहीं, मुझे पूरी फिगर्स, जब वहां फिगर्स पूरी चल रही है तो रुपीस लगाओ यार। 384 लाख, तो 3 करोड़ 84 लाख। अच्छा, अब 8 कमरे इंटू 120 दिन इंटू 25,000, बताओ। 2 करोड़ 40 लाख। अब 2 कॉन्फ्रेंस हॉल, वेडिंग हॉल जो भी है, कॉन्फ्रेंस विद वेडिंग हॉल, 40 इंटू 40 इंटू 3 लाख, 2 करोड़ 40 लाख। और 1 इंटू 360, साल के 360 दिन थे, इंटू 27,000, 27,000, 97 लाख 20,000। ये अभी इतना है, और ग्रोथ होना है हमारा सीधा 10 साल बाद। तो आप अगर नोटिस करेंगे, बधाई हो, ये रहा वही 1 to 5 ईयर्स में भी इतना, 6 to 10th ईयर में इतना। ओए निकालो जरा इसका 112% करो जरा, इंटू 1.12, 4 करोड़ 30 लाख 8,000। बधाई हो। अच्छा, अब अगला ये वाला भी हमने निकाल लिया था, 24 पहले 5 साल, अगले 5 साल। अब इसका प्लीज जरा देखो ग्रोथ कितनी है, 9%। इसका 109% निकालो, बधाई हो। अगला इसी तरीके से, ये हम लोगों ने ऑलरेडी 2 करोड़ 40 लाख निकाला था, और इसका भी 9% ग्रोथ है, तो इसका यहां पर 109% निकाल दो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये हम लोगों ने निकाला था 97 लाख 20,000, और इसका 8% ग्रोथ है, ये यहां पर इसका 108% निकाल दो। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि भैया ये टोटल सेल्स है इन सब की, पहले 5 साल, अगले 5 साल और अगले 5 साल में, व्हाटएवर जो भी है। फिर एनुअल रिकरिंग एक्सपेंसेस में हमने ये 185 लिए थे, याद है? देखा था आपने? ये अभी अभी तो हम लोगों ने 185 लिया था, इसी के बेसिस पे तो सब्सिडी भी निकाली थी। अच्छा, आपने सब्सिडी नहीं निकाली? हाय रब्बा, कैसे कर रहे हो तुम लोग लुच्चे बच्चे, जरा बताओ मेरे को। 185 लाख इंटू 10% इंटू 3 ईयर्स, 3 साल की, इंटू 3 ईयर्स, क्योंकि 1 to 3 है ना। बताओ जरा कितना आया, फिर से बोलना। 55 लाख 50,000, बढ़िया है। तो 55 लाख 50,000 जो है, ये इनकी एडिशनल सब्सिडी नहीं मिलनी है 5वें साल के एंड पे, वो बात की बात है। अब आपने ये भी क्वेश्चन में पढ़ा था कि ये जो इनके खर्चे हैं, प्लीज आपने क्वेश्चन में पढ़ा था कि भाई मेरी बात सुन, 10% हमारे ये वाले खर्चे बढ़ जाएंगे। कौन से वाले खर्चे? ये वाले खर्चे जो 180 लाख रुपए के थे, ठीक है जी, ये सैलरीज, मैनेजर वगैरह 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 ये थे, और ये वाले रिकरिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज कर जाएंगे 10%, अप्लाइड वंस 10 साल बाद। तो 10 साल बाद लो इसका 110% करो, बधाई हो। इसका तो 5 लाख ही दिया हुआ है, इसमें 5 लाख पर ईयर फॉर द ट्रेनिंग ऑफ इट्स एम्प्लॉइज। उसने ये नहीं बोला कि 10 साल बाद, 5 साल बाद, 15 साल बाद, कुछ 15 साल बाद तो बंद ही हो गया, कुछ बढ़ेगा, ये उसने कुछ बताया नहीं हुआ। चलो बॉस, जैसे आप बोलो। अब बढ़ते हैं आगे। ये हम लोगों ने यहां तक निकाल लिया। ये अब इसमें से अगर आप सेल्स में से ये कैश एक्सपेंसेस माइनस करके सीएबीटी निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, बट सीएबीटी ना निकालना चाहो तो वो आपकी मर्जी है। अब डेप्रिसिएशन की बारी आती है। गाइस डेप्रिसिएशन की बारी आती है। आपने बिल्डिंग देखी थी, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हम लोगों ने निकाली थी, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। ये रही बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, कितनी है? 10 करोड़ है। और एंड में बिल्डिंग कितने की बिकनी थी? 2.5 करोड़। और आपने क्वेश्चन में पढ़ा था कि स्ट्रेट लाइन मेथड पे डेप्रिसिएशन ले लेना है, ले लो ना। जरा बताओ, 10 करोड़, 10 करोड़ माइनस 2.5 करोड़ डिवाइड बाय 15 साल,
पर एनम डेप्रिसिएशन 50 लाख खत्म हो गया। अगला नंबर एलिवेटर्स का हम लोगों ने पीछे निकाल ही लिया था डेप्रिसिएशन, ये हम लोगों ने कहीं पे निकाल ही लिया था। डेप्रिसिएशन कहां गया भाई, ये रहा डेप्रिसिएशन 0.07 करोड़ या जैसा भी 7 लाख, ये हम लोगों ने निकाल लिया था, ये आप लोगों ने देखा ही था। ये वी जस्ट कैलकुलेटेड डेप्रिसिएशन 5% ऑफ जो भी है 140 लाख, ऐसे करना हो 1 करोड़ 40 लाख का 5% इज इक्वल टू दिस। चलो और बताओ, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस यहीं कहीं था, ये रहा इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस एयर कंडीशनर वगैरह 35 मिलियन, और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस का टोटल पैसा था 3.5 करोड़, राइट 3.5 करोड़, जैसे आप बोलो। नेक्स्ट, अब उसने हमें कहा है ये होगा 3.5 करोड़। डेप्रिसिएशन का कुछ बताया हुआ है, डेप्रिशिएटेड, ये तो एलिवेटर्स का था, बाकी किसी चीज का नहीं बोलेगा तो एसएलएम पे लगा दूंगा। इसका एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉनिक्स की सैल्वेज वैल्यू क्या है? 15%। एक काम करो, एसएलएम पे डेप्रिसिएशन निकलवाओ। ओए, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है कितने का? 3.5 करोड़ का, माइनस इसका 15% बताओ, 15% ऑफ 3.5 करोड़। जो भी बोल रहे हो सही बोल रहे होगे, वॉट इसको 15 साल से डिप्रिशिएट करो, डिवाइड बाय 15 ईयर्स, 1983 वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी बोल रहे हो, बधाई हो। अच्छा नेक्स्ट, इसके बाद अगला नंबर, और ये हमारे फर्नीचर ये वाले थे, इनको हमने 10 साल में डिप्रिशिएट करना है 0.9 और 0.90 क्यों कर रहे हैं, 90,40,000। ओए, इसकी टर्मिनल वैल्यू कितनी थी? स्क्रैप वैल्यू, इसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी बताई हुई है उसने? इसको वो कितने का खरीद रहा था? 5% ऑफ परचेज प्राइस पे खरीद रहा था, ये देखो 5% ऑफ परचेज प्राइस। चलो भाई ये बताओ, माइनस 5% ऑफ 90,40,000, आप चाहो तो सीधा 95% भी कर सकते हो, बट ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एस्टिमेट स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स, नंबर ऑफ इयर्स 15 नहीं, ये तो 10 साल बाद था ना, ये 10 साल का था, तो 10 साल का डिप्रीशिएशन 5 और 5 10 साल, देखो जरा ये 90,40,000 माइनस 5%, ठीक क्या हुआ है? अच्छा, अब नया फर्नीचर कितने का था? नया फर्नीचर कितने का था? अभी अभी हम लोगों ने निकाला था, ये रहा, ये नया फर्नीचर इतने का था भाई, 1 करोड़ 3 लाख वटेवर, ठीक है जी। नेक्स्ट, यार उसने इस फर्नीचर का मेरे को और कुछ नहीं बताया हुआ, तो अगर मैं इस हिसाब से चलूं, जैसे ये वाला भी आपने अगर देखो, ये आपने 10 साल में डिप्रिशिएट किया था, राइट? अभी अभी आप लोगों ने फर्नीचर ये वैल्यू निकाली थी, कितनी वैल्यू निकाली थी? ये थी 10396, 1 करोड़ 3,960,000। अब अगर पहले इसकी स्क्रैप वैल्यू उसने 5% दे रखी थी, दूसरे की नहीं बता रखी, तो भाई मुझे नहीं पता, तो मैं 0 ले लेता हूं डिप्रिशिएबल का, डिवाइड बाय, अब इसकी भी लाइफ अगर 10 साल थी तो इसकी भी लाइफ 10 साल के हिसाब से अगर मैं चलूंगा तो पर एनम डेप्रिशिएशन कितना हो गया? जो भी है 10,39,600। फाइनली ये जो भी आपके कैपिटल, जो भी आपके एक्सपेंडिचर आए, आपने क्या किया? सेल्स में से माइनस कर सकते हो कैश एक्सपेंसेस 185 लाख, फिर डिप्रीशिएशन भी माइनस करके आपका पीबीटी आ जाएगा। पीबीटी में भाई सुनो मेरी बात, यहां तो कोई टैक्स ही नहीं है, यहां पर 25% टैक्स है, आप अगर निकालोगे दिस विल बी 25%, यहां पर 25% टैक्स है। ये पीएटी आएगा, उसमें वापस से ये सारे डिप्रीशिएशन ऐड बैक कर दोगे, ये सारे के सारे डिप्रीशिएशन में रेड से गोला मार रहा हूं, ये सारे डिप्रीशिएशन है, इन सब डिप्रीशिएशन को ऐड बैक कर दोगे तो ये आपका जो है सीएफएटी आ जाएगा। आपने क्या किया? वंस अगेन आपने पीबीटी में से टैक्स माइनस किया, पीएटी आया, पीएटी में डिप्रीशिएशन ऐड बैक किया, सीएफएटी आया। इस सीएफएटी को यहीं पे 15% से डिस्काउंट किया, पहले 5 साल, अगले 5 साल, अगले 5 साल, ये आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज फ्रॉम ऑपरेशंस आया, जो कि टोटल whatever it is going to be। अच्छा, फिर गवर्नमेंट सब्सिडी याद है 55,50,000 थी, 55,50,000 और 5वें साल के एंड पे आनी थी, तो ये 5th ईयर का पीवी फैक्टर है, तो ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज में से आप जो है एज द केस में भी इसको ऐड कर सकते हो, या आपने माइनस करना है आउटफ्लोज में से, जो है अगर आपने इसको माइनस करना है तो माइनस कर देना,
ठीक है जी, या फिर इनफ्लोज में ऐड कर देना, वो आपकी मर्जी है। मैंने सब्सिडी आपको बताया था, दोनों ट्रीटमेंट्स मैंने आपको लिखवाए हुए हैं। फिर साल्वेज वैल्यू ऑफ ओल्ड फर्नीचर भी आपको याद होगा, मैंने ये टर्मिनल वैल्यू 0.045 करोड़ या जैसा भी 4,52,000 निकाली थी, इसको 10th ईयर के पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना। फिर साल्वेज वैल्यू ऑफ बिल्डिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, ये भी हम लोगों ने कहीं ना कहीं निकाली थी। बिल्डिंग की क्या थी, देखो जरा, बिल्डिंग ये रही बिल्डिंग, ये रही 2.5 करोड़, देखिए 2.5 करोड़। और साथ में और क्या लिया यहां पर, इसके साथ में इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस का भी ये रहा 0.525। जरा एक काम करो, जोड़ो इनको, 2.5 प्लस 0.525 3.025, तो ये रहा 3.025 करोड़। इसकी फिर प्रेजेंट वैल्यू ले ली 15th ईयर के भी फैक्टर से। अब ये टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज हो गया। मैं इसके साथ नहीं हूं, आई एम सो सॉरी। देखो, मैं एज इट इज आंसर कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं इसके साथ कतई नहीं हूं। भैया लैंड भी खरीदा था, उसका क्या हुआ? लैंड को आपने आउटफ्लोज में तो ले लिया है, डेप्रिशिएबल नहीं होता वो। लैंड भी खरीदा था, देखो जरा, और अच्छा खासा। कॉस्ट ऑफ लैंड वॉज 2.5 करोड़ रुपए। क्या बात कर रहे हो भाई, आपने मुझे उसकी टर्मिनल वैल्यू बताई नहीं है। तो मैं एटलीस्ट जितनी थी व्हाटएवर 25 करोड़ रुपए, नॉट 2.5 करोड़, 25 करोड़ रुपए, मैं 25 करोड़ रुपए उसको एंड में लूंगा। तो मैं टर्मिनल वैल्यू में, मैं तो लैंड की भी टर्मिनल वैल्यू एटलीस्ट 25 करोड़ लूंगा और फिर उसको पीवी फैक्टर वही 15th ईयर से मल्टीप्लाई करूंगा। तो मैंने जब किया तो मेरा आंसर में यहां पे झोल आ रहा था, गैप आ रहा था। बट फिर उसके बाद देख के मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज नॉट करेक्ट इवैल्यूएशन, इसमें टर्मिनल वैल्यू ऑफ लैंड होनी चाहिए भाई साहब। यू शुड गिव इट एज द केस में भी। तो फाइनली हम लोग एक और बार जल्दी से देख रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज में। एक तो ये आ गया 1 2 3 है जी, ये यहां से आपने इसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज आया 1 2 3, इन तीनों को ऐड कर दिया। इसमें गवर्नमेंट सब्सिडी जो 3 इयर्स तक मिली थी 55,50,000 आपने निकाला था, इसकी प्रेजेंट वैल्यू ये आपने और निकाल लेनी है, ये इसमें और ऐड कर दिया। साल्वेज वैल्यू ऑफ फर्नीचर ये और ऐड कर दिया, फिर साल्वेज वैल्यू ऑफ बिल्डिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स ये और ऐड कर दिया। टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज ये आ जाएगा। इसमें से फिर हमने ऊपर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज निकाले थे, ये वाले 35 17 84 983, 35 17 84 क्या था 983। तो ये आपका एनबीवी आएगा। बताओ एनबीवी कितना है? ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज माइनस क्या बोल रहे हो? 705 32 106, जो भी बोल रहे हो सही बोल रहे हो गए। तो ये गाइस यहां पर मोटा मोटा इसी के आसपास आ रहे हैं, नहीं यही है ना 7.053। चलो अच्छा, आप पेबैक पीरियड निकालना है। पेबैक पीरियड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखो भाई, हमारे ये कैश इनफ्लोज आए हुए हैं हर साल के। ये कैश इनफ्लोज पहले साल का 7,620,000, ये दूसरे ये पहले 5 साल के ये हैं, अगले 5 साल के ये हैं। तो देखो इनको क्यूमुलेट करेंगे, ये पहला साल, उसमें क्यूमुलेट किया, इसमें क्यूमुलेट किया, इसमें क्यूमुलेट किया, इसमें 5वें साल में इसमें ऐड कर दिया 776,20,000 में ऐड कर दिया 55,20,000, 50,000, 55,50,000। तो ये आपका 831,70,000 आ जाएगा। इसको क्यूमुलेट किया, इतना हो गया। इसमें छठे साल का ये हमने 603 ये वाला निकाला हुआ था 533, ये ऐड किया, इतना आ गया। अब सुनेंगे, अगर आप नोटिस करेंगे गाइस, ध्यान दीजिए, हमारी टोटल जो कैश आउटफ्लोज जा रहे थे, वो हमारे कैश आउटफ्लोज कितने गए थे? हमारे कैश आउटफ्लोज इनिशियल में गए थे इतने 34, 88, 74,000, राइट? इतने हमारे कैश आउटफ्लोज गए थे 34, 88, 74,000। ग्रेट। अब सुनो मेरी बात,
ये जो है इसके अलावा हम लोगों ने और कोई कैश डाले थे? डिड वी पुट एनीथिंग एल्स? नहीं। तो 34 वंस अगेन 34 88 क्या था अमाउंट? 34 88 74,000। ये इन दोनों के बीच में है। प्लीज आंसर माय क्वेश्चन। पे बैक पीरियड इन दोनों के बीच में है। जरा एक काम करो, इसका और इसका गैप बताओ, इसका और इसका गैप बताओ, इसमें से ये माइनस करो। इनका गैप है 3 करोड़ 83 लाख 94,000। तो आप कहेंगे हमारा पे बैक अभी तक 4 साल में नहीं हुआ, तो 4 इयर्स प्लस हमें इतना शॉर्ट है, हमें अगले 1 साल में आ कितना रहा है? 831, ये 1 ईयर में आ रहा है। 831 70,000 आ रहा है। तो मुझे बताओ 383 94,000 कितने पार्ट ऑफ द ईयर में आएगा? 4 प्लस 0.46 ईयर्स। आगे अगला नेक्स्ट पार्ट, ये 4.46 ईयर्स। बधाई हो। और फिर रिकरिंग अमाउंट पीएटी आपको याद होगा कैसे निकालते थे? प्रॉफिट और लॉस आप कैसे निकालते हो? पीएटी अभी आपने निकाला ही हुआ है, ऊपर आपने ऊपर कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है जी। ये आपने जैसे पीबीटी था, ये आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, एज द केस में भी, ठीक है जी। तो ये जो है आपका ये पीएटी है। और लेकिन इसमें सब्सिडी, गवर्नमेंट की सब्सिडी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट की सब्सिडी ऑन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये आपकी कमाई बढ़ाएगी। 18,50,000 अक्रूवल बेसिस पे बढ़ाएगी। कैश बेसिस पे ये पेमेंट इसकी 5वें साल में आती है। पहले, दूसरे और तीसरे साल में जो सब्सिडी मिलती है, जो सब्सिडी अक्रू हो रही है, वो 5वें साल के एंड पे आ रही है। अक्रूवल बेसिस पे तो ये इसका 1 करोड़ 85 लाख का 10% हमें हर साल अक्रू हो रहा है। 3 साल एक्यूमुलेट होगा और 5वें साल के एंड पे मिलेगा। तो हमारा पीएटी अकाउंटिंग पर्पसेस के लिए इज इतना 7 करोड़ 9,27,687। तो ये रहा 7 करोड़ जो भी है, 7 करोड़ 9 लाख। बधाई हो। अब आईआरआर निकालने के लिए ऑलरेडी आप लोगों ने ऊपर एनपीवी निकाला था। किस रेट पे निकाला था? आपने ऑलरेडी एनपीवी कितने परसेंटेज पे निकाला हुआ है? आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी थी? 15%। अब 15% पे हमारा एनपीवी पॉजिटिव आ रहा था, तो इससे 15% पे हमारा एनपीवी इतना पॉजिटिव आ रहा है, तो इससे ऊपर जाते हैं। इससे ऊपर में टेक एन एग्जांपल 20% में ट्राई करके देखा, उसमें नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया, इनको इंटरपोलेट कर लिया। कैसे इंटरपोलेट किया? सिंपल सी बात है भैया, हमारा 15% पे एनपीवी है, एनपीवी है 7.0532 करोड़। 20% पे हमारा एनपीवी है नेगेटिव 0.9688 करोड़। अब इनका गैप बताओ मेरे को, ये तो 5% है, इनके एनपीवी का गैप बताओ। दिस प्लस दिस जोड़ो इन दोनों को, 8.022 करोड़ जो भी है वटेवर। तो आप ये कहोगे अकॉर्डिंगली, आप ऐसे कहते हो आईआरआर इज इक्वल टू, भाई 15% से ज्यादा है, 15% में मैं अगर 5% ऐड करता हूं, देखो भाई आईआरआर पे एनपीवी कितना होता है? 0, इन दोनों के बीच में है, राइट। तो आईआरआर पे एनपीवी 0 होता है, तो मेरे को 7.0532 करोड़ डाउन जाना है, डिवाइड बाय 8.022 करोड़। फाइनली आपका ये वाली फिगर 19.396 के आसपास आ जाएगी, और फाइनली आप इसे कह सकते हैं कि ये लो जी, ये 19.39। तो फाइनली अगर ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो आप यही वाला क्वेश्चन एग्जाम में करके आएंगे। एंड आई होप यू रियली एंजॉयड दिस क्वेश्चन। ओके गाइस, नेक्स्ट केस सिनेरियो 10, ट्विगेटो लिमिटेड, जैसे जोमेटो होता है वैसे ट्विगेटो। कहता है ऑल इक्विटी फाइनेंस कंपनी है। अच्छा, अभी सिर्फ इक्विटी है इसमें। कहता है फूड डिलीवरी बिजनेस में, ऑल इक्विटी है, फूड डिलीवरी बिजनेस में है, लंबी चौड़ी केस स्टडी है, और केस स्टडी में गलतियां बहुत हैं। तो क्या गलतियां हैं मैं डिस्कस करूंगा, ध्यान से देखिएगा। पहले एक बार रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे। गाइस ऐसा है, गलतियों को देख के घबराना नहीं है, गलतियों को देख के सिर्फ ये देखना है कि हम गलतियां एग्जाम में ना करें, बट स्टिल यहां पे गलती की हुई है, तो क्या की हुई है वो मैं समझा दूंगा। देयर इज अ मिस्टेक, रादर अ मिस्टेक नहीं, देयर आर अ नंबर ऑफ मिस्टेक्स इन दिस क्वेश्चंस सॉल्यूशन। एनीहाउ,
तो विच ऑफ द प्रोजेक्ट इज द बेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ डिस्काउंटिंग रेट फॉर द प्रोजेक्ट। तो आपको डिस्काउंट रेट या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है, ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेजर फॉर डिलीवरी पार्टनर्स रिक्वायर्ड इन ईयर 1, जैसे जोमेटो, ब्लिंकिट वगैरह के जो है डिलीवरी पार्टनर्स हैं, तो उसका बेस्ट एस्टिमेट बताना है, बेस्ट मेजर कितना है ईयर 1 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेजर ऑफ टोटल रेवेन्यू ईयर 3 का, देख लेंगे, बात की बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट रिप्रेजेंटिंग ईयर का लॉस, कौन से ईयर्स ऑफ लॉस है, 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेजर फॉर एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट। चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं वंस अगेन। तो ट्विगाटो लिमिटेड ऑल इक्विटी फाइनेंस कंपनी है, अभी सिर्फ इक्विटी फाइनेंस है। कहता है फूड डिलीवरी बिजनेस में, ठीक है जी, जैसे जोमेटो है। कहते हैं आप कंसिडर कर रहे हैं एक्सपेंशन इनटू क्विक ग्रोसरी बिजनेस डिलीवरी बिजनेस सेगमेंट, ठीक है जी, ब्लिंकिट जैसे में जाना चाह रहे हैं, और बताओ। कहता है अभी ये मार्केट लीडर है करंट फूड डिलीवरी बिजनेस, जोमेटो में जैसे है वैसे ट्विगाटो जो है वो अपना फूड डिलीवरी बिजनेस में दे आर लीडर, मार्केट लीडर, बहुत अच्छी बात है। और वैल्यूएशन इनकी इंडस्ट्री की डिलीवरी बिजनेस, करंट फूड डिलीवरी बिजनेस जो है कि अच्छी खासी वैल्यूएशन है, वैल्यूएशन है ₹5750 करोड़, गुड है, नाइस वैल्यूएशन। कहते फ्रॉम द डिस्कशन इन द रिसेंट फंड रेजिंग मीटिंग, अभी रिसेंट फंड रेजिंग मीटिंग में इन्होंने वेंचर कैपिटलिस्ट से बात करी है, नोट किया है दैट क्विक डिलीवरी बिजनेस जो है इज एक्सपेक्टेड टू रन फॉर नेक्स्ट 6 years, 6 साल तक अच्छा बिजनेस चलेगा। आफ्टर विच इट विल बी सोल्ड टू अनदर एंटिटी, बाद में फिर 6 साल बाद किसी और दूसरी एंटिटी को बेच देंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। टारगेट वैल्यूएशन इज 2 times ऑफ द इन्वेस्टमेंट मेड, जितनी भी इनकी इन्वेस्टमेंट होगी उसका ट्वाइस पे ये बेच देंगे। तो इसे मैं कह सकता हूं 6th ईयर के एंड पे टर्मिनल वैल्यू एट द एंड ऑफ ईयर 6 विल बी ट्वाइस ऑफ वट एवर इज द इन्वेस्टमेंट मेड, इन्वेस्टमेंट मेड देख लेंगे उसका ट्वाइस, चलो वट एवर। और बताओ, कहता है न्यू सेगमेंट विल बी फंडेड बाय डेट प्रेफरेंस एंड इक्विटी। वैसे पुरानी वाली जो सेगमेंट थी, पुरानी कंपनी जो इनका फूड डिलीवरी वाली थी, वो सिर्फ ऑल इक्विटी थी। अब ये कहता है डेट इक्विटी और डेट प्रेफरेंस और इक्विटी लेंगे, और वेट्स होंगे इतना इतना इतना, 30%, 20% और 50%, ठीक है जी। तो अगर आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है ना, तो के ओ मतलब रिक्वायर बेस्ट एस्टिमेट ना, के ओ विल बी के ई इंटू वेट ऑफ इक्विटी प्लस के पी इंटू वेट ऑफ प्रेफरेंस प्लस के डी इंटू वेट ऑफ डेट। चलो देख लेंगे, बात की बात है। अब उसने मुझे डेट प्रेफरेंस और इक्विटी के वेट्स दिए, 30% डेट है 0.3, 20% प्रेफरेंस है, ओके, और फिर 50% इक्विटी है, जैसे देख लेंगे। और बताओ, वंस अगेन 30% डेट, 20% प्रेफरेंस, 50% इक्विटी। कहते हैं क्विक ग्रोसरी डिलीवरी वुड रिक्वायर 30 करोड़ इन्वेस्टमेंट एट द स्टार्ट टू स्टार्ट विद, मींस ये 30 करोड़ जाएगा 0 पीरियड पे, ठीक है। सब्सिक्वेंटली इट विल रिक्वायर एडिशनल इन्फ्यूजन 20 करोड़ एट द स्टार्ट ऑफ ईयर 2। देखो स्टार्ट ऑफ ईयर 1 इज 0, स्टार्ट ऑफ ईयर 2 इज ईयर 1, एंड 25 करोड़, तो ये 30 करोड़ जा रहा है यहां, 20 करोड़ जा रहा है 1 साल बाद, ठीक है जी। और 25 करोड़ ऑफ फंड इन्फ्यूजन विल बी एट ईयर 4 के स्टार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट ऑफ ईयर 4 मींस एंड ऑफ ईयर 3, थर्ड ईयर के एंड पे, क्रिटिकली इंपॉर्टेंट। ये 0 पे, ये 1 पे, ये 3 पे। तो अगर आप देखोगे इसके आंसर में, तो इनके कैश आउटफ्लोज में जो आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज निकालोगे, उसमें आप ये देख सकते हो कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज निकालते समय ये 0 पीरियड पे 30 जा रहा है, 1 पीरियड पे 20 जा रहा है, 3 पीरियड पे 25 जा रहा है। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न तो अभी हम लोगों ने निकालना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उससे डिस्काउंट करेंगे, बट अभी ये 0 हमने देख लिया, 1 देख लिया और 3 देख लिया। अब ये इन्वेस्टमेंट का टोटल करो, 30, 20 और 25, ठीक है जी, 30, 20, 50, 25, 75, तो 30 करोड़ प्लस 20 करोड़ प्लस 25 करोड़ का ट्वाइस मींस 150 करोड़ की टर्मिनल वैल्यू होगी छठे साल के एंड पे।
तो ये आप देख भी सकते हैं कि यहां पर इनकी सेल प्रोसीड जो है ये 150 करोड़ यहां पर ले रखी है। वैसे इसमें मेरे हिसाब से एक गलती है, क्योंकि WDV बच रही है तो कैपिटल गेन का इंपैक्ट भी लेना चाहिए, टैक्स भी है, लॉट मेनी थिंग्स, बट स्टिल वो बात की बात है। बट मैंने आपको 150 बता दिया कि 30 + 20 + 25 इंटू 2 इज 150 करोड़, फाइन। बट इसमें टर्मिनल वैल्यू पे कैपिटल गेन होना चाहिए, इग्नोर नहीं किया हुआ, इग्नोर बोला नहीं हुआ क्वेश्चन में, तो भाई वी शुड कंसिडर इट, बट यहां नहीं किया हुआ, ये गलती है। एनीहाउ, बात की बात है, आगे बढ़ते हैं। The operating financials of the business are expected to be on the following line. First year of operation में देखो, number of quick orders 10 है, क्विक ऑर्डर्स अभी भेजो। नंबर ऑफ ओवरनाइट डिलीवरी ऑर्डर 2000 पर डे, कि भाई चलो जी कल तक भेज देना, तो 10,000 ये है, 2000 वो है। कहता है टिकट साइज क्या है क्विक ऑर्डर्स के, ये वाले क्विक ऑर्डर्स की बात चल रही है। 5000 ऑर्डर जो है वो 500 से कम के, 3000 ऑर्डर जो है वो बिटवीन 500 एंड 1000 है, और 2000 ऑर्डर्स जो है ये हो गए ना 10,000 ऑर्डर्स, वो 1000 के अबव टिकट साइज के है। बट एक बात ध्यान देना कि 1000 के अबव टिकट साइज है 2000, तो ये 5000 ये हो गए, 3000 ये हो गए, और 2000 ये हो गए, 10,000 का हिसाब किताब हो गया, डन है, नो प्रॉब्लम। लेकिन एवरेज टिकट साइज, एवरेज जो है भाई, कोई 500 था, कोई 500 से 1000 का था, 500 से कम था, कोई 1000 से अबव भी था, एवरेज 700 रुपए पर ऑर्डर है, 700 रुपीज पर ऑर्डर एवरेज है, जैसे आप बोलो बॉस। सो गाइस, अब उसने मेरे को बोल रखा है कि डिलीवरी चार्जेस आर एप्लीकेबल फॉर ऑर्डर्स बिलो 500, तो जो 500 से कम है, दैट इज टू से ये वाले, इस पे ये डिलीवरी चार्जेस लेते हैं, कितना, फ्लैट 40 रुपीज पर ऑर्डर, हमने आपसे 40 रुपए चार्ज करने हैं। तो अकॉर्डिंगली ध्यान से सुनिएगा, 5000 ऑर्डर्स ये पर डे है, 5000 मल्टीप्लाइड बाय 40, ये पर डे रिकवर करते हैं इनसे, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है, साल के 365 डेज ले लेंगे, वो बात अलग है, तो उसको फिर 365 डेज से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये हमारे रेवेन्यूज में आएगा, एज द केस में भी ये यहां पे हमारे रेवेन्यूज कहीं ना कहीं ले रखे होंगे। ये जैसे क्विक ऑर्डर्स यहां पर लिख दिए 10,000, ओवरनाइट ऑर्डर्स यहां लिख दिए, ठीक है जी। और हमारे जो रेवेन्यूज हैं, रेवेन्यूज ये हमारे दिस इज कमिंग फ्रॉम क्विक डिलीवरीज। ये कैसे निकाला गया है, ये इसी तरीके से निकाला गया है, 5000 मल्टीप्लाइड बाय 40, ठीक है। बट ऑब्वियसली बात है, दिस मल्टीप्लाइड बाय 365। सो इफ यू विल डू द मैथमेटिक्स, कैलकुलेटर ये रहा, 5000 मल्टीप्लाइड बाय 40 मल्टीप्लाइड बाय 365, और अगर रुपीज इन लैक्स में लेना है तो दिस विल बी 730 लाख वट एवर, और करोड़ में लेना है तो 7.3 करोड़, वट एवर एज द केस में भी, तो रुपीज इन करोड़ है तो ये 7.3 करोड़ हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। फिर इसके बाद उसने कहा हुआ कंपनी वुड चार्ज 5% ऑफ इनवॉइस वैल्यू फ्रॉम द सेलर, है जी, 5% ऑफ इनवॉइस वैल्यू सेलर से चार्ज करेंगे फॉर क्विक डिलीवरीज, 7% ओवरनाइट डिलीवरीज में। तो पहले एक बात देखो, इनमें कितना चार्ज होगा, कितना रेवेन्यू और आएगा। एक तो ये रेवेन्यू हो गया फर्स्ट ईयर का सिर्फ ये, इसके अलावा जो है 10,000 में इनका एवरेज जो प्राइस है वो 700 रुपए है, तो दिस मल्टीप्लाइड बाय 700, 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 700 मल्टीप्लाइड बाय कितना, 5% इन्होंने रेवेन्यू लेना है, 365 से मल्टीप्लाई कर दो, और 2000 मल्टीप्लाइड बाय रुपीज, कितना था इसका प्राइस, ओवरनाइट डिलीवरी सब्सक्रिप्शन ये रहा, ठीक है, सब्सक्रिप्शन बात की बात है। ईच ओवरनाइट ऑर्डर इज एक्सपेक्टेड टू हैव एन एवरेज टिकट प्राइस ऑफ 750 रुपए, 750 रुपए, दिस इंटू 750 मल्टीप्लाइड बाय 7% मल्टीप्लाइड बाय 365। So if you'll do the mathematics over here, तो 10,000 multiplied by 700 multiplied by 365 multiplied by 0.05. So ये this is something like this. अब इसको अगर करोड़ से डिवाइड करोगे तो ये 12.775 एज द केस में भी आ जाएगा, ये आ गया हमारा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं,
नेक्स्ट फिर इसके अलावा जो है ये दूसरा वाला देख सकते हो आप, 2000 मल्टीप्लाइड बाय 750 मल्टीप्लाइड बाय 0.07 मल्टीप्लाइड बाय 365 डिवाइड बाय 1 करोड़ इज इक्वल टू 3.8325। ठीक है जी, ये रहा 3.8325, ये लिया हुआ है 3.83। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट उसने ये वेरी इंपॉर्टेंट एक और फैक्टर क्या बताया, उसने कहा ओवरनाइट डिलीवरी जो ये वाली है ना, ओवरनाइट ये 2000 वाली, कहते हैं ओवरनाइट डिलीवरीज विल बी अवेलेबल ओनली टू सब्सक्रिप्शन बेस्ड कस्टमर्स। वो जिन्होंने हमारा सब्सक्रिप्शन लिया हुआ उन्हीं को ओवरनाइट डिलीवरीज देंगे और सब्सक्रिप्शन चार्जेस विल बी 5000 पर एनम। वेरी इंपॉर्टेंट। तो 2000 जो ये डिलीवरीज हैं सब्सक्रिप्शन वालों को ही देते हैं और जो है डेली है, और जो है दिस 5000 रुपीज सब्सक्रिप्शन चार्जेस जो है इनको ये लोग चार्ज करते हैं, ये भी इनके रेवेन्यू में आएगा, बात की बात है। नेक्स्ट और बताओ, और क्या है, और कह रहा है ईच सब्सक्रिप्शन बेस्ड कस्टमर इज एक्सपेक्टेड टू प्लेस एन ऑर्डर एवरी ऑल्टरनेट डे ऑन एन एवरेज, और इनके पास डेली पर डे 2000 आने ऑर्डर, मतलब इनके सब्सक्रिप्शन कितने बिके होंगे, 4000। इन्होंने क्या किया होगा, सुनो मेरी बात, 2000 सब्सक्रिप्शन डेली आ रहे हैं इनटू 2, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, आज 2000 जिनके आ रहे हैं कल 2000 दूसरों के आएंगे, क्योंकि हर ऑल्टरनेट पे मंगाते हैं ये लोग। वो क्या कर रहा है, एवरी ऑल्टरनेट डे पे ऑन एन एवरेज एक बंदा मंगाता है, तो मतलब इनके टोटल सब्सक्रिप्शन तो 4000 भी के होंगे। दिस मल्टीप्लाइड बाय 5000 रुपए, ये इनको जो है रेवेन्यू होना चाहिए। ये करेक्ट आंसर है, बट आईसीएआई के आंसर में गलती क्या हो गई, उन्होंने 2000 इंटू 1/2 कर दिया, जो कि कोई सेंस नहीं है भैया। 1/2 इंटू 5000 की भाई आधे का ना 2 का, क्योंकि देखो वंस अगेन आज 2000 दे रहे हैं अलग कस्टमर्स, कल 2000 देंगे अलग कस्टमर्स, तो सेपरेट कस्टमर्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो 4000 कस्टमर्स इन्होंने 1000 का कर दिया, इन्होंने 1000 इंटू 5000 दैट इज से 50 लाख या 0.5 करोड़ दिखा दिया यहां पर, जबकि ये 0.5 करोड़ नहीं होना चाहिए, यहां पर होना चाहिए 2 करोड़, यहां पर होना चाहिए। ये आप देखेंगे, ये रहा 2000 इंटू 2 4000 मल्टीप्लाइड बाय 5000, और इसको डिवाइड करोगे करोड़ से तो 2 करोड़, ये दिस शुड बी 2, तो ये 2 होना चाहिए, ये एक मिस्टेक है। इससे फिर ये हर साल मिस्टेक हो गया, बट मैं आपको ये आंसर वेरीफाई करा रहा हूं, बट प्रैक्टिकली दिस शुड बी 2। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आईसीआई से कि इस आंसर को करेक्ट कर ले, दिस शुड बी 2 एंड देन सब्सिक्वेंट करेक्शन आगे इसकी फॉलो करेगी। एनी हाउ, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे कह रहा है द क्वांटिटी ऑर्डर्स, हाँ जी ठीक है जी, द क्वांटिटी ऑर्डर एक्सपेक्टेड to be growing at a rate of 20%, 15%, 10% और 5% after first year for 4 years of operations। तो देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, इसका मतलब क्या, अगर अभी यहां 10,000 है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर 10,000 है, ये रहा 10,000, तो ये इसका 120% है ना जी, ये इसका 120% है, ये आप देख सकते हो 120% ही है, सिंपल सी बात। ये 20% अप्रिशिएट हुआ, ये 20% अप्रिशिएट हुआ, ये 20%, अब 15%, ये इसका 115% है। नेक्स्ट ये इसका 110 और वो इसका 105, ये 110% है और ये 105% है। ठीक है जी, 10,000 का 120%, 12,000 का 115%, 13,800 का 110%, फिर 15,180 का 105%। इसी तरीके से 2000 का 120%, इसका 115%, इसका 110%, इसका 105%। तो ये जो है दिस यू कैन सी इज दिस वे, ऐसे हो जाएगा ये। ठीक है जी, 6th ईयर में भी इतना ही रहेगा। नेक्स्ट फिर इसके बाद बारी आती है गाइस, अगर आपको हिसाब किताब लगाना है नंबर ऑफ क्विक डिलीवरीज पर एनम, तो दिस मल्टीप्लाइड बाय 365 कर दो, ये इतना आ जाएगा। दिस मल्टीप्लाइड बाय 365 कर दो, ये इतना आ जाएगा, प्लेन एंड सिंपल।
ठीक है गाइस, नेक्स्ट। और चार्जेबल क्विक डिलीवरीज जो है, चार्जेबल क्विक डिलीवरीज आपको पता है, उसने हमें बताया 5000 क्विक डिलीवरीज से चार्ज कर रहे थे एज द केस में भी, क्योंकि 10,000 में से 5000 बिलो 500 का प्राइस था ना, तो ये इतनी चार्जेबल थी। बट हमने इसका अगर निकालना है तो निकालो, नहीं तो इट्स नॉट मैंडेटरी। ठीक है जी। डिलीवरी पार्टनर्स ऑब्वियसली हम लोगों को अभी निकालना है, दैट वाज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स। एनी हाउ, बियॉन्ड दिस रिमेनिंग कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट रहेगा, देखो, इसीलिए इसके बाद जो है दिस इज कांस्टेंट, कांस्टेंट यहां पे, ये कांस्टेंट पिछले वाला, ये कांस्टेंट पिछले वाला, ये कांस्टेंट पिछले वाला, ये कांस्टेंट पिछले वाला, वापस आते हैं। The proportion of order is expected to remain unchanged, जैसे आप बोलो बॉस, तो proportion of order unchanged रहेगा, ये देख लिया हमने। चलो, to attract the prospective customers it is likely to spend heavily on advertising in initial years। initial years में advertising पे बहुत खर्चा करेंगे, जैसे आप कहो बॉस। कहता है advertising and promotional activities would cost 7 crores, 8 crores, 10 crores in year 1, 2 and 3। तो 7, 8 and 10 ये आप देख सकते हैं यहां पर कैश आउटफ्लोज में आपको दिख जाएगा। ये रहा हमारा एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट 7, 8 and 10 एडवर्टाइजिंग फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में। ठीक है, वापस आते हैं। रेम्यूनरेशन टू डिलीवरी पार्टनर्स विल बी 15,000 पर मंथ, वेरी इंपॉर्टेंट, फिक्स्ड प्लस 20 पर डिलीवरी। देख लेंगे, ये भी कैलकुलेट करेंगे, अभी करते हैं, नो प्रॉब्लम्स। फिर आगे कह रहा है ईच डिलीवरी पार्टनर कैन डिलीवर ऑन एन एवरेज ऑफ 30 ऑर्डर्स पर डे। यहां से हमारे जो है कितने डिलीवरी पार्टनर्स हमें चाहिए होंगे वो निकलेंगे। कहता है एन एडिशनल प्रोविजन ऑफ 50% एक्स्ट्रा डिलीवरी पार्टनर्स इज टू बी मेड टू कंसिडर देन एक्सपेक्टेड स्पाइक इन द ऑर्डर स्पेशल ओकेजन हॉलीडेज के लिए में। तो 50% एक्स्ट्रा डिलीवरी पार्टनर्स लेके चलने हैं इन्होंने, एज यू से बॉस। नेक्स्ट, तो गाइस सबसे पहले अब यहां पर ना उसने हमें रिक्वायरमेंट में बोला हुआ है, अगर आप देखोगे कि हमें कितने बेस्ट मेजर ऑफ डिलीवरी पार्टनर्स रिक्वायर्ड, कितने डिलीवरी पार्टनर्स हम लोगों को चाहिए, सिंपल सी बात है। आप देखो डिलीवरी पार्टनर्स अगर ईयर 1 में देखने हैं तो हमें 10,000 तो क्विक डिलीवरीज करनी है और फिर ओवरनाइट डिलीवरीज 2,000, तो टोटल 12,000 डिलीवरीज करनी है, राइट। अच्छा, एक डिलीवरी पार्टनर कितनी डिलीवरीज कर सकता है एक दिन में? 30 ऑर्डर्स। तो इतने ऑर्डर्स, ये क्विक डिलीवरीज है, ये ओवरनाइट डिलीवरीज है, 12,000 डिलीवरीज करनी है, 30 ऑर्डर्स। इसे मैं कह देता हूं ये क्विक ऑर्डर्स हैं, ये ओवरनाइट ऑर्डर्स हैं, ठीक है जी। इतने तो चाहिए बट उसके बाद 50% और रखते हैं हम लोग, तो हमें कितने डिलीवरी पार्टनर चाहिए होंगे? देखो 12,000 डिवाइड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 मींस 600 डिलीवरी पार्टनर्स हमारे पास होने चाहिए, विच इज ए। ये हमारा हो गया है, ए हमें चाहिए एज द केस में भी, एज यू से बॉस। और बताओ। और कहता है द आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कस्टमर केयर एक्सपेंसेस अमाउंट टू 8 करोड़ ईच ईयर। तो आईटी और इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट आपको यहां पर 8 करोड़ ये दिख रही है, ये रही 8, ये तो एवरी ईयर सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं बोला उसने, तो सेम ही रखा है हमने। इनकम टैक्स अलाउस 20% पर एनम डेप्रिसिएशन। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 20% पर एनम डेप्रिसिएशन। आप देखो इन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर जो किया था ये 30 कब किया था? देखो 30 किया था इन्होंने ये 0 पीरियड पे, तो 30 पे 20% डेप्रिसिएशन मिलेगा। ध्यान देना मेरी बात पे, 30 पे 20% डेप्रिसिएशन मिलेगा स्ट्रेट लाइन बेसिस पे अगर आपने कैलकुलेट करना है, और 5 इयर्स तक मिलेगा। तो अकॉर्डिंगली इफ यू विल सी द डेप्रिसिएशन पार्ट, तो ये रहा 30 का 20% फॉर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 खत्म हो गया। अच्छा, फिर इसके बाद ये 0 पीरियड के बाद इन्होंने 1 ईयर के एंड या 2 ईयर के बिगिनिंग में एक ही बात है, 1 ईयर के एंड पे इन्होंने कितना पैसा लगाया? इन्होंने 20 करोड़ लगाया। तो 20 करोड़ का नेक्स्ट 5 इयर्स तक इन्हें जाएगा, तो 20 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 20%, ये कौन से ईयर से? सेकंड ईयर से शुरू होगा, 4 खत्म। और फिर ये जो 25 करोड़ इन्होंने लगाया है, ये 25 करोड़ इन्होंने कब लगाया? 3rd ईयर के एंड या 4th ईयर के बिगिनिंग में। तो 4th, 5th, 6th, सिर्फ 3 साल में इन्हें
25 करोड़ का 20% दैट इज 5 करोड़, 5 करोड़ और 5 करोड़ ये जाएगा। और इसमें WDV इसमें से देखो बाकी तो सारा ये डिप्रिशिएट हो गया, ये पूरा डिप्रिशिएट हो गया, क्योंकि छठे साल के एंड पे तो इन्होंने बेच देना ना बिजनेस को। तो उस हिसाब से यहां पर जो है 15 डिप्रिशिएट हुआ 25 में से, तो WDV 10 बचा। अब देखो आपकी सेल प्रोसीड्स कितनी थी, आइडियली मेरी बात ध्यान से सुनना, आइडियली सेल प्रोसीड जो है 150 थी, आपने देखा था 150 करोड़ हमने ये लिया हुआ था ना, ये 150 करोड़, ये 150 करोड़, बट 150 करोड़ शुड नॉट बी ओनली सेल प्रोसीड्स, यहां नहीं लेनी चाहिए, नेट ऑफ कैपिटल गेन टैक्स लेनी चाहिए ना, आप तो डिस्काउंटिंग कर रहे हो, तो आइडियली तो ये इतना होना चाहिए था। दिस इज ऑल्सो अ मिस्टेक, दिस इज ऑल्सो अ मिस्टेक कि सेल प्रोसीड्स में से WDV आप 10 माइनस करो, कैपिटल गेन आएगा 140, उस पर टैक्स निकालो, टैक्स रेट आपको कितना दिया हुआ है देखो जरा, ये रहा एप्लीकेबल टैक्स रेट इज 25%, तो इसका इंटू 25% मीन्स 35 काटो, ठीक है। सेल प्रोसीड्स को बोलो 1, टैक्स लायबिलिटी ऑन कैपिटल गेन 25% ऑफ दिस 140 का, और फिर इसको कह दो 2, सेल प्रोसीड 150 आएगा, 35 टैक्स जाएगा, 115 इनकी टर्मिनल वैल्यू बचेगी। तो ये यहां 115 लेना चाहिए, आइडियली 115 लेना चाहिए, बट इन्होंने यहां पर 150 ले रखा है, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू तो अभी हम लोगों ने निकालनी है, वो बात की बात है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो देखो गाइज ये आइडियली गलतियां हैं, तो भाई हम तो चाहेंगे कि ठीक कर लें आई से आई इसको। आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट जिसे मैं KD कह सकता हूं, ये रहा, प्रेफरेंस शेयर ये रहा KP, इक्विटी की कॉस्ट ये रही KE। यार इनके वेट्स मेरे को पता थे, कितना 30%, 20%, 50%, तो अगर आप इनको इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी 10% इंटू KE है, ये KE कितना था 15% है, इंटू दिस KP है 11% और KD है 10% आफ्टर टैक्स कॉस्ट। तो अगर आप ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालोगे गाइस, तो ये कितना आएगा 10 इंटू 0.3 इज इक्वल टू 3, ठीक है जी, प्लस 11 इंटू 0.2 इज 2.2, प्लस 15 इंटू 0.5 इज 7.5 इज इक्वल टू 12.7%, विच इज ऑप्शन C। ये भी हो गया। नेक्स्ट, वंस यू हैव डन दिस, ये हमारे पहले दो पार्ट्स तो हो गए, ये हम लोगों ने ये 600 ऑलरेडी डिलीवरी पार्टनर्स मैंने निकलवा दिए थे आपको ऑलरेडी, यू कैन सी ये डिलीवरी पार्टनर्स मैंने आप लोगों को यहाँ पर ये कैलकुलेशन में ये मार्क करा दिए थे, ये रहे डिलीवरी पार्टनर 600, राइट। ये भी हो गया, फर्स्ट पार्ट भी हो गया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेजर ऑफ टोटल रेवेन्यूज ईयर 3। अब देखो भाई सिंपल सी बात है, ये अगर आप इस हिसाब से कैलकुलेशंस में चलोगे, ये जो अभी हम लोगों ने किए हैं कैलकुलेशंस, राइट, ये हमने रेवेन्यूज निकाले थे, राइट, इन सब रेवेन्यूज को इतना कर दिया सम, ओके, ये इतना रेवेन्यूज का सम कर दिया, नो प्रॉब्लम्स। ये इसमें मिस्टेक है वैसे, ठीक है ना, ये तो मैंने आपको वेरीफाई कराई दिए थे। अब सिंपल सी बात है, ये इसका 120% हो जाएगा, ये इसका 115% हो जाएगा, ये इसका 110% हो जाएगा, ये इसका 105% हो जाएगा, और ये कांस्टेंट रहेगा 100%, है ना। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो ईयर 3 में अगर निकालना है, अगेन सबका ये सेम परसेंटेज है, इस तरीके से, तो ईयर्स ये 1, ये 2, ये 3, तो ये 33.68। अगर हम लोगों को गाइज रेवेन्यूज निकालने हैं, राइट, वी हैव टू कैलकुलेट रेवेन्यूज, टोटल रेवेन्यूज इज 33.68 करोड़ अप्रोक्सीमेटली। तो अगर आप आंसर्स की ऑप्शंस में देखोगे 30 करोड़ नहीं, 25.78 नहीं, 33.66, और ये सबसे नियरेस्ट है 33.66, दिस इज द नियरेस्ट। तो ये आपने 33 ये देखो, ये 12.7 था, ये 600 था, ये 33.66 के नियरेस्ट है एज द केस में भी। एनी हो, चलो खैर आगे बढ़ते हैं। फिर गाइज नेक्स्ट फिर आपकी बारी आती है, अगला फंडामेंटल, अगला पार्ट हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है यार विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द बेस्ट लॉस का। तो सिंपल सी बात देखो, अब आपने ये रेवेन्यूज निकाले, इसमें से एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट काटी, इसमें से IT एंड कस्टमर केयर काटा,
इसमें से आपने डिलीवरी पार्टनर के चार्जेस, यस डिलीवरी के पार्टनर्स के चार्जेस में भी यहां पर झोल कर रखा है। डिलीवरी पार्टनर्स के चार्जेस को मैं आप लोगों को वेरीफाई कराता हूं। सुनो मेरी बात, हमारे पास डिलीवरी पार्टनर्स कितने आए थे? 600 आए थे, आपको याद होगा। तो 600 मल्टीप्लाइड बाय 15,000, 600 मल्टीप्लाइड बाय 15,000 इज इक्वल टू 90 लाख। इसको करोड़ में करते हैं तो 0.9 करोड़ है। बट हेलो, ये पर मंथ था, इंटू 12 करेंगे, इंटू 12, क्योंकि अगर तो ये 10.8 करोड़ होना चाहिए। ये अगेन मिस्टेक है। कैसे? आप देखो ना, यहां पर डिलीवरी पार्टनर को क्या कह रहा था वो, क्वेश्चन में पढ़ो, 15,000 पर मंथ फिक्स्ड है, पर मंथ। तो आपने एक महीने का ले लिया, ये गलती है। तो प्लीज दिस इज अनदर मिस्टेक विच नीड्स टू बी रेक्टिफाइड। फिर इसके अलावा जो है इनको डिलीवरी पार्टनर्स को हमने क्या कमीशन कितनी देनी है, एज द केस में भी वो कमीशन हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है। देखो भाई सिंपल है, कमीशन का हिसाब किताब क्या था, ये रहा कमीशन का। कहता है हमने कमीशन देनी है डिलीवरी पार्टनर्स को, ये 20 रुपए पर डिलीवरी देना है, एज द केस में भी जैसे आप बोलो बॉस। तो 20 रुपीज पर डिलीवरी अगर आपने निकालना है तो ये यहां पर इस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। देखो भाई, हमने टोटल डिलीवरीज कितनी करनी है? 12,000 डिलीवरीज करनी है, मल्टीप्लाइड बाय 20, राइट? 12,000 डिलीवरीज मल्टीप्लाइड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 365, इतना 12,000 डिलीवरीज। कैसे भाई? देखो ना, 10,000 प्लस 2,000 क्विक डिलीवरीज प्लस जो भी है आपके ओवरनाइट डिलीवरीज। सो अकॉर्डिंगली 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 20, 20 रुपए कमीशन डेली देनी पड़ेगी, इंटू 365। इसको अगर रुपीज इन करोड़ में करोगे तो ये 8.76 करोड़ आ गया, जो कि ये है। अब बस इसका 120%, फिर 100, 15%, 110%, 105%, ये तो वैसे ही है, सेम ही है, नो प्रॉब्लम्स, राइट? तो ये आपने जो है इसमें से ये माइनस करना है। वंस अगेन, ये आपके रेवेन्यूज थे, उसमें से एडवर्टाइजिंग माइनस किया, आईटी कस्टमर सपोर्ट माइनस किया, डिलीवरी पार्टनर के सैलरी एज वेल एज कमीशन माइनस की। अब ये सैलरी इन्होंने गलत काट रखी है, गलती तो ब्लंडर है, ह्यूज ब्लंडर है। फिर ये आपका सीएबीटी आ जाएगा, सीएबीटी में से डिप्रेशन माइनस करोगे, हमने निकाल लिया था, तो डिप्रेशन माइनस करके आपका जो है पीबीटी आ जाएगा, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये इसमें ऑब्वियसली बिकॉज सैलरी गलत ले रखी है और एंड सो ऑन, तो गलतियां हैं तो क्या कह सकते हैं, बट इसका आंसर के हिसाब से मैं अभी आपको सिर्फ वेरीफाई करा रहा हूं। तो ये पीबीटी हो गया। इस पीबीटी में आपने टैक्स, यहां पर सेविंग हो गई, सेविंग हो गई, लॉस में सेविंग हो गई, सेविंग हो गई, यहां पर लायबिलिटी हो गई, यहां पर लायबिलिटी हो गई, एज द केस में भी। ये पीएटी आ गया। अब उसने मेरे से क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, उसने मेरे से क्वेश्चन में पूछा है, भाई मेरी एक बात सुन, मेरे को एक बात बता, किस साल में बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है लॉस? भाई साहब, पहले साल में लॉस है, यस, दूसरे में यस, तीसरे में यस, चौथे में यस, पांचवें छठे में नो। तो अकॉर्डिंगली अगर आपसे पूछा ईयर 1 ओनली, नो, 1 2 ना, 1 2 3 नो, 1 2 3 4 यस, खत्म। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज विच इज द बेस्ट मेजर ऑफ एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट? तो सिंपल सी बात है, अब आप ये देखेंगे पीएटी में एड डिप्रेशन कर दिया, ये सीएफएटी आ गया। इस सीएफएटी को जो है डिस्काउंट करना शुरू किया, ये रहा 1.31, ये रहा 3.77। मैं तो ऊपर ही डिस्काउंट कर देता हूं, कौन दो दो बार लिखा है ना जी। इसको सीएफएटी को लिया, टर्मिनल वैल्यू 115 होनी चाहिए, सीएफएटी में भी हर साल का झोल हो ही गया। इन्वेस्टमेंट तो हमने वेरीफाई करी दी थी एज द केस में भी, और आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 12.7% के हिसाब से आपने प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। तो ये आपका एनपीवी पॉजिटिव आ रहा है 39.35, इनका आ रहा है 39.35 गलतियों के बाद। एनी हाउ, आप गलती नहीं करेंगे, और आईसीआई को मेरी रिक्वेस्ट कि प्लीज इसके आंसर को ठीक कर दें एंड अकॉर्डिंगली ऑप्शंस बदल दें, ठीक है गाइस? सो दैट फिनिशेस ऑफ दिस केस स्टडी एज वेल एज दिस चैप्टर का डिस्कशन। ओके, टेक केयर गाइस, आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।